नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के इस मॉडल पोर्टफोलियो के सेशन में। दोस्तों, अभी तक आप लोग कौन सी इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करने का सीख चुके हो? वो इंडस्ट्रीज में से कैसे क्वालिटी कंपनी ढूंढनी है, कौन से पैरामीटर है, ये जान चुके हो? आप लोगों ने फेयर वैल्यू निकालना सीखा, करंट ट्रेंड पहचानना सीखा, चार्ट्स का इस्तेमाल करना सीखा, किस प्रकार से आप चार्ट को उपयोग में लेके अपने बाइंग लेवल्स और टारगेट सेट कर सकते हो, जो कि मैच करेंगे फंडामेंटल्स को। इन सब चीजों के आधार पे आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनाने का प्रयत्न किया। सबसे पहले दोस्तों, लास्ट वीक जो हम लोग सीखे कि हम लोग अपनी एनुअल इनकम को जाने, अपने कॉस्ट तो हमें पता ही है कैसे है, पर कॉस्ट को भी जाने। ये प्रयास करें कि धीमे धीमे मैं अपनी एसेट्स को हर साल बढ़ाता जाऊं। ये प्रयास करें कि मैं अपनी लायबिलिटीज को हर साल थोड़ी थोड़ी घटाता जाऊं। दोस्तों, मुझे एक ऐसी पोजीशन पे आ जाना है कि कल मेरी डायरेक्ट एनुअल इनकम हो ना हो, मैं एक्टिवली काम करूं कि नहीं करूं, मेरी एसेट मुझे इतना पैसा दे सके जितना आज मैं एक्टिव रह के एनुअल इनकम पाता हूं। तो आने वाले समय के जो एक्सपेंसेस है दोस्तों, वो सारे एक्सपेंसेस मेरा कौन कवर करेगा? एसेट। आज मेरे एक्सपेंस कौन कवर कर रही है? मेरी इनकम। कल मैं काम नहीं करूं, मैं रिटायर हो जाऊं, तो मेरी एसेट में ऐसी बना दूं कि वो एनुअल एक्सपेंस का टेक केयर ऑफ कर सके। राइट फ्रेंड्स, ये प्रयास हम लोगों ने करना सीखा। तो हम सब लोग एक गोल लेके चल रहे हैं कि चलो अब से हम लोग बढ़िया एसेट्स बनाने का गोल रखेंगे, और आने वाले सालों में हम अपनी एसेट्स को धीमे धीमे बढ़ाएंगे। ये करने के लिए कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे कि कितना निवेश कहाँ करेंगे तो कैसा रहेगा। आप लोगों ने ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का लिस्ट बनाने का एक प्रयत्न किया कि चलो आज से मैं सोचता हूं आने वाले 10 साल के लिए मुझे अगर निवेश करना है, ये कुछ अलग अलग इंडस्ट्री में हम लोग निवेश करेंगे। मेरा पर्पस ये है कि अगर इंडिया 8% से ग्रोथ करता है, तो मेरी इंडस्ट्री 10-12% से तो ग्रोथ करनी चाहिए। राइट, आपको कई इंडस्ट्री मिलेगी जो 15-20% से भी ग्रोथ करेगी, लेकिन हो सकता है ये इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी ना हो सकता है ये इंडस्ट्री इमर्जिंग हो, तो यहाँ पे मार्जिन कम होंगे। पर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। किस चीज का दोस्तों? आपको ग्रोथ चाहिए, तो साथ में क्वालिटी भी चाहिए कि ग्रोथ को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। अब क्वालिटी भी चाहिए तो साथ में आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए कि जो प्रॉफिट मुझे मिले वो हर साल मिले, गैप्स में नहीं आने चाहिए प्रॉफिट। राइट, और ये तीन चीज पाने के लिए मुझे वैल्यू बाइंग भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना चारों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है? ये चीज पे जल्दी पहुंचने के लिए आने वाले 10-15 सालों में बहुत सी बार आपको मौके मिलेंगे। जब बाजार गिरेगा तब आपको वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सस्ता लेने के मौके मिलते हैं। तो ऐसी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हो। आप वैल्यू इन्वेस्टर तभी कहलाओगे जब आप वैल्यू बाइंग करते हो। जब जब बाजार मौका देता है, मौके का इस्तेमाल करते हो, वो होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। बाकी ग्रोथ इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ग्रोइंग इंडस्ट्री, ग्रोइंग कंपनियों को देख के पैसा लगाए। क्वालिटी इन्वेस्टर वो होते हैं जो खाली क्वालिटी में पैसा डाले। कुछ इन्वेस्टर खाली डिविडेंड वाली कंपनियों में पैसा डालते हैं। दोस्तों, वेल्थ के लिए हमें तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, क्वालिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और जी हाँ दोस्तों, वैल्यू बाइंग भी चाहिए। राइट, अभी जैसा माहौल चल रहा है, पिछले 41 दिन से बाजार करेक्शन मोड में है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसे समय पे ही आपको सस्ता मिलेगा शेयर। ऐसे समय पे अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको अपनी मात्रा डबल कर देनी चाहिए। राइट, अगर जनरली में 100 रुपए शेयर बाजार में
₹100 निवेश करता हूं, 50 शेयर बाजार में, 50 डेप्थ मार्केट में। ऐसा मौका जब मिलता है, बाजार करेक्शन मोड में आता है, मैं ₹100 भी शेयर बाजार में डाल सकता हूँ, ₹0 इन डेप्थ मार्केट, ताकि पूरे पूरे करेक्शन मोड 5 एक महीना चले, 1.5 साल चले, 3 एक साल चले, कोई ठिकाना नहीं होता है, डिपेंड करता है करेक्शन क्यों आया है, राइट। अगर डिमांड कम हुई है तो करेक्शन लंबा चलता है, अगर खाली रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से, खाली महंगा होने से, इन चीजों से होता है तो वो शॉर्ट टर्म करेक्शन होते हैं, राइट। तो करेक्शन में आपका निवेश ज्यादा होना चाहिए इक्विटी में। फिर जब तेजी आ जाए, डालना पूरे पैसे, ₹100 आप डेप मार्केट में, 0% डालना बस इक्विटी में, क्योंकि वो समय पे सब शेयर, आज अगर आपको हो सकता है HDFC 2,000 में मिल रहा हो, वो समय 4,000 में मिले। आज अगर TTK आपको 10,000 में मिल रहा हो सकता है 20,000 में मिले। तो स्मार्ट वैल्यू निवेशक कौन है दोस्तों? जो सस्ते शेयर मिले उसका फायदा उठाए, राइट। तो वैल्यू, बाइंग और इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको वेल्थ के रास्ते पे दोस्तों पहुंचाता है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें कुछ इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी होगी, जो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इंडस्ट्री पे काम किया होगा और सिलेक्ट करके रखी होगी। और इन्हीं इंडस्ट्री में से दोस्तों आप लोगों ने कुछ कंपनियां ढूंढ के रखी होगी, राइट, कि पीयूष भाई मैं ये इन कंपनियों में निवेश करने का आशा रखता हूं, राइट। अब जैसे जैसे मौके मिले इन कंपनियों में निवेश करो, बराबर है। तो आप दो उम्मीद कर सकते हो कि मैं ये इंडस्ट्री में निवेश करना चाहता हूं और मैं इन कंपनियों में निवेश करना चाहता हूं। मैं फैक्ट बताऊं दोस्तों आप लोगों को, हजारों इन्वेस्टर से हर साल मिलता हूं और हजारों पोर्टफोलियो उन लोगों के देखने का मुझे मौका मिलता है, तो मुझे हैरान गति होती है कि बाजार जबरदस्त चल रहा होता है तो भी इतना पैसा निवेशकों ने नहीं कमाया होता। कारण एक ही होता है कि वो जो उन्होंने सेक्टर सिलेक्ट किए हैं वो ग्रोइंग नहीं होते। चलो ग्रोइंग भी सेक्टर होते तो कंपनियों में दम नहीं होता है, तो ये जो कंपनियां होती है कमा नहीं रही होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो है कि चलो हमने ये कंपनियों में पैसे डालने का सोचा, राइट। अब इसमें से लॉस मेकिंग कंपनियां कौन सी है? देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये है ट्रेल ईपीएस, राइट। अब ये ऑटो ट्रेल ईपीएस है। ऑटो ट्रेल ईपीएस का एक ड्रॉबैक है दोस्तों, ये होता है एक तो स्टैंड अलोन, राइट। तो ये जो ऑटो ईपीएस आया है ये स्टैंड अलोन है। आप लोगों को प्रॉपर कंसोलिडेटेड ट्रेल ईपीएस लिखना चाहिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं है तो करना चाहिए अवेलेबल। जो कंपनी में कम से कम निवेश कर रहे हैं वो कंपनी का ट्रेल ईपीएस हमें चाहिए, राइट। मैंने ऑटो सिस्टम से इसलिए लिया है ताकि मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर सकूं। ये ट्रेल ईपीएस के हिसाब से, ये जो मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो आपके सामने रखा है, इनके हिसाब से ये कुछ कंपनियां हैं। अब मान लीजिए 98% का यहाँ पे ये कंपनियों का वेटेज होता है, राइट। कुछ कंपनियों में 3% डाल रहे, कुछ कंपनियों में 1% डाल रहे, राइट। कुछ कंपनियों में हम ज्यादा भी पैसा डालेंगे, ऑल राइट। तो ये अगर वेटेज वाइज अगर आप लोग देखो, वेटेज, मार्केट प्राइस और ट्रेल ईपीएस, ये तीन चीजों को अगर कंबाइन करें तो अगर सब मैं एक एक शेयर लेता हूं, राइट, सिंगल सिंगल शेयर, तो मेरा निवेश कितना हुआ? करीबन 1,88,000 का आज के भाव के हिसाब से, बराबर। अब अगर मैं 1,88,000 निवेश करता हूं तो इसमें कुछ कंपनियां, ये आपके कुछ कंपनियां यहाँ पे लॉस मेकिंग है, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे ट्रेल ईपीएस लॉस में बता रहा है, राइट। कंसोलिडेटेड जरूर प्रॉफिट मेकिंग है। इंडिगो वाज अ लॉस मेकिंग, आपकी पीवीआर इज अ लॉस मेकिंग, वंडरलाइन जोमेटो आर लॉस मेकिंग। तो ये सब लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी अगर मैं ट्रेल ईपीएस का टोटल करूं तो 3700 है। अब आप सोचो ये कितने बुरे समय का ईपीएस है, जब कोविड आया, राइट। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, अरे यार पोर्टफोलियो बेचो अभी तो पता नहीं क्या होगा।
अब पिछले साल कोविड था तो भी आपका ईपीएस 0 थोड़ी ना है। तो लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है, क्यों घबराते हैं सब लोग कि पता नहीं क्या हो जाएगा पोर्टफोलियो में। अरे मेरे को ये पैसा मिल रहा है, 2 लाख अगर 1,90,000 इन्वेस्ट किया है, इतना तो पिछले साल का डायरेक्ट अर्निंग है। कितना हुआ? 2% ड्यूरिंग वर्स्ट मार्केट लास्ट ईयर, राइट? तो 2% मिल रहा है ना, जा तो नहीं रहा है, नेगेटिव तो नहीं है। अब दोस्तों, जो मैं आपको मेरे अनुभव की बात कर रहा था कि मैं जितने निवेशकों को मिलता हूं, अगर उन निवेशकों की मैं पोर्टफोलियो देखूं, तो वो निवेशकों में क्या होता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां होती है वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, छोटी छोटी मात्रा में होती है। मान लीजिए दिवीज लैब उन्होंने लिया हुआ है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो उनके पास क्वांटिटी बहुत कम होगी क्योंकि वो बेचते आ रहे होते हैं, सब माल बेच देते हैं। और जो घटिया घटिया स्टॉक होते हैं, पता नहीं क्यों पर ज्यादातर इन्वेस्टर के स्टॉक पोर्टफोलियो में मुझे जेपी मिलता है, सुजलॉन मिलता है, उनको भी पता है लॉस मेकिंग है, पर पड़ा हुआ है 10 साल से। आशा है कि एक भाव पे मैं बेचूंगा, वो भाव कभी आएगा नहीं, राइट? और उसकी वजह से अगर वो इसका टोटल करेंगे तो वो ट्रेल ईपीएस जो यहाँ पे 3700 आ रहा है, उनका -3700 आता है। कैसा आता है? -3700। इसका मतलब ये दोस्तों कि उन्होंने अगर 1,90,000 डाला है, ये 1,90,000 डालने पे अगर हमें 3700 पिछले साल मिल रहे हैं, तो वो निवेशक को -3700 मिल रहे हैं। मतलब इस साल और पोर्टफोलियो 3700 से तो गिरने वाला है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि कंपनियां उनकी सब ऐसी वो लोग सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी उनकी ज्यादा होती है घटिया कंपनियों की, क्योंकि वो कभी बेचते नहीं है, एवरेज करते जाते हैं, राइट? अब एक स्मार्ट चीज मैं बताता हूं, यहाँ पे मैंने वेटेज वाइज किया, राइट? ये क्या किया है? इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेटेज। कुछ कंपनियों में ज्यादा वेटेज करते, कुछ कंपनियों में हम लोग कम वेटेज करते। वेटेज की वजह से आप देखो तो 2% के बदले 2.2% हो गया। तो वेटेज क्यों करना चाहिए? क्यों कुछ कंपनियों में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि ये वेटेज आपके रिटर्न को दोस्तों बढ़ा सकता है, राइट? तो जस्ट एक उदाहरण के लिए मैंने ये यहाँ पे आपकी स्प्रेडशीट में डाला हुआ है, जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल, राइट? बाकी आप लोगों को दोस्तों अपनी कंपनियां यहाँ पे फीड करनी है और अपना खुद का एक पोर्टफोलियो मॉडल पोर्टफोलियो बनाना था, जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दी थी। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी मेनी ऑफ यू पीपल हैव ऑलरेडी डन योर होमवर्क। और आपके असाइनमेंट को स्टैंप लगाने के लिए, ठप्पा मारने के लिए आज आपके बीच मैंने एक पुराने स्टूडेंट को इनवाइट किया है, जिनका नाम है मिस्टर प्रशांत खरे जी। तो प्रशांत खरे जी, जो कि इंदौर से है, बहुत ही बढ़िया निवेशक है। उन्होंने कई हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें पार्ट लिया है और बहुत ही बढ़िया रिसर्च करते हैं, और इन्होंने बढ़िया प्रेजेंटेशन आप लोगों को प्रदान भी किए हैं। तो मैंने प्रशांत जी को रिक्वेस्ट किया था कि अगस्त बैच का आज पोर्टफोलियो डे है, तो आप अगर आ सको और अगस्त बैच को कुछ इंफॉर्मेशन दे सको कि जो वो लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर जावेद भाई ने पोर्टफोलियो बनाया है, तो जावेद भाई ने कुछ कंट्री सिलेक्ट की होगी, उन्होंने कुछ सेक्टर सिलेक्ट किए होंगे। क्या ये सेक्टर सही है, उनको जाना चाहिए आगे कि नहीं जाना चाहिए, क्या ड्रॉबैक है? उन्होंने अगर कोई कंपनियां सिलेक्ट की होगी, तो वो कंपनियों को हम लोग देख सकते हैं, राइट? और कुछ गाइड आप कर सको प्रशांत जी कि वो सही राह पे है। क्योंकि 10 साल बाद जब हमें पता चलेगा, तब बहुत लेट हो गया होगा। आने वाले 10 सालों में अगर हमारी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन से अगर 6-7 ट्रिलियन पहुंचती है, तो आपके पोर्टफोलियो जबरदस्त बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर लॉस मेकिंग घटिया कंपनियां होगी तो नहीं बढ़ेंगे पोर्टफोलियो, राइट? तो हम ये चाहते हैं कि कंट्री से तेजी से पोर्टफोलियो बढ़े। सो आई विल रिक्वेस्ट प्रशांत जी to comment on your portfolios. We are going to discuss on your portfolios. Welcome प्रशांत जी। गुड इवनिंग पीयूष सर, या और मेरे अगस्त बैच के प्रॉफिट फ्रॉम इट के सभी साथियों को। और आज का दिन सर सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए कि आज के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे
और अपना रिसर्च खुद करेंगे। और मैं ये इसके लिए एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने बेसिक्स पे ध्यान दें। जैसे जो पीयूष सर ने जो बेसिक गाइडलाइन दी है, हमारा पोर्टफोलियो किस चीज का संगम होना चाहिए, ग्रोथ प्लस क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी। यदि ये तीनों ही चीजें आपके पोर्टफोलियो में है तो कोई भी आपको वेल्थ क्रिएशन से रोक नहीं सकता। तो पर्टिकुलरली हम लोगों को जो है ग्रोइंग और इमर्जिंग इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, और उसके अलावा उनकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए कि कभी लॉस तो नहीं किया। ठीक है, एक आध दो बुरे वक्त में कोई कंपनियां लॉस करती है, पर कोई कंपनी जैसे एक साल प्रॉफिट कर रही हो, एक साल लॉस करती हो, तो 10 साल बाद भी आप देखेंगे तो जैसा पीयूष सर ने ट्रेल ईपीएस के बारे में बताया, माइनस में ही दिखना है। तो हमें ऐसे सेक्टर और कंपनी से सावधान रहना चाहिए। और जो हम लोगों ने सीखा है ये 4 मंथ के फंडामेंटल ट्रेनिंग में, यही आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। तो पीयूष सर, मेनली मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रोइंग इमर्जिंग प्लस क्वालिटी कंपनियों पर इन्हें फोकस रखना चाहिए, और इस हिसाब से उन्हें पोर्टफोलियो अलोकेशन देना चाहिए। जैसे कि एक राइट। हम लोगों ने बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 सेक्टर में बांटा बांटा था हमारे इन्वेस्टमेंट को, 100 रुपए को। जिसमें से हमने मैक्सिमम जो है फाइनेंस, जो कि एक पुरानी इंडस्ट्री पर, इसके अंदर भी नई नई इंडस्ट्रीज इमर्जिंग आ रही है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस जिनका पेनिट्रेशन कम है, जनरल इंश्योरेंस, फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, प्लस एनबीएफसी जिनका कोई पुराने काल में तवज्जो नहीं था, इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स। तो यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, और करीब करीब अपने पोर्टफोलियो 100 रुपए में से 30 रुपया तो कम से कम यहाँ रखना चाहिए। फिर दूसरी इंडस्ट्री आ रही है रिटेल में। अब रिटेल में पर्टिकुलरली डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं, जो चीज हम लोग डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, इसके अलावा पैकेज फूड यूज करते हैं, फिर जो भी कंज्यूमर आइटम हम यूज करते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को कम से कम 30 रुपया सुरक्षित रखना चाहिए, अलग अलग सेक्टर और कंपनी के हिसाब से। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, जो कि नो डाउट आज की डेट में ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके ऊपर हमें करीबन जो है 25 रुपए के करीब जो है हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि हमें 100 रुपए में से 25 रुपया कम से कम यहाँ डालें। इसके अलावा फिर जो रिमेनिंग आता है वो हेल्थ केयर आता है। इसके अंदर कम से कम 25 रुपया में से हमें कम से कम 10 से 12 रुपया इसमें डालना चाहिए। और बचा हुआ जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे एलटी यानी एलएनटी हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट हुआ, स्टील कंपनीज हुई, रियलिटी सेक्टर की कंपनी हुई, प्लास्टिक इंडस्ट्री हुई, वेरियस वेरियस। इस हिसाब से दोस्तों आप पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे तो नो डाउट बाजार कैसा भी चले, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होना है सर। तो इस चीज के साथ पीयूष सर कुछ और गाइडेंस लगे तो आई एम हियर सर। राइट। राइट। तो थैंक यू। मैं क्या करता हूँ प्रशांत जी, हाँ सर। जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, जैसे ये हाँ पोर्टफोलियो सर। आपका ही है प्रशांत जी, जब आप लोगों ने एनुअल रिजल्ट प्रेजेंट किए थे राइट उस सर। समय आप लोगों ने ये पूरा प्लान, मास्टर प्लान बनाया था कि चलो हम पोर्टफोलियो बराबर। ऐसा बनाने वाले हैं, रिटेल, फाइनेंस, टेक्नो, हेल्थ और इंफ्रा, ये जो आपके सामने जो पेश है, ये आप ही सबका बनाया हुआ पूरा पोर्टफोलियो है। राइट। तो यहाँ पे मैं हम लोग इन लोगों का पोर्टफोलियो देखेंगे। जैसे ये जो पोर्टफोलियो है प्रशांत जी आपके सामने जो अभी हाँ दिख रहा सर। है, ये हाँ सर। केतन भाई का है, केतन भाई वगाशिया, ओके। जो कि पास्ट बैच, ओके। अगस्त बैच के नहीं है, लेकिन देखो कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है। राइट। बहुत बढ़िया कंट्री है सर। वाइज, हाँ, कंट्री वाइज सेग्रीगेशन हो गया कि भाई कौन सा कंट्री अच्छा ग्रोथ करेगा। राइट। और उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने देखो अलग अलग सेक्टर को वेटेज दिया है ना। एक्सेलेंट अब सर। क्या कि कितना मैं 3% एडवर्टाइजिंग में डालूंगा, कितना मैं यहाँ 2.5% लाइफ इंश्योरेंस में डालूंगा, तो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया काम किया है कितन भाई ने। और जो भी उन्होंने सेक्टर सिलेक्ट किए, ओवरऑल उन्होंने करंट ईयर का भी ग्रोथ डाला हुआ है। राइट। तो करंट ईयर मतलब जहां पे पिछला साल -8% था आपका इंडिया का जीडीपी, उस समय भी ये इनका जो पोर्टफोलियो था वो 6% से ग्रोथ कर रहा था, है ना। जैसे यहाँ अदर लेजियर मतलब ट्रैवल ये रिलेटेड जो वंडरलैंड। कंपनी है, तो हम्म। देखो वो नेगेटिव थी, पर पोर्टफोलियो किया उनका टोटल ग्रोथ 6% है। राइट।
तो ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस 3 साल 5 साल, तो ऐसे अगर सेक्टर होंगे तो नो डाउट कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने देखो कंपनियां भी कैसी सिलेक्ट की है, सब उनका सिलेक्शन है, राइट। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से केतन भाई ने ये पोर्टफोलियो बनाए अभी 6 महीने हुए होंगे, बहुत पुराना उनका काम नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये पोर्टफोलियो उनको दूर तक ले जाएगा, बराबर कि नहीं। तो ऐसा अगर हम लोग काम करेंगे तो इसमें नुकसान हो के क्या होगा, मान लीजिए कि चलो ये एयू बैंक में कुछ लॉस हो गया बड़ा, राइट। अभी कोरोना में तो इनके एनपीए ये इन्होंने 2% लिखे, अभी तो ये ऑलमोस्ट 8% एनपीए आ गए हैं, तो एयू बैंक नीचे आया होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। इन्होंने आई एक्स लिखा हुआ है, आई एक्स मेरे ख्याल से 4-5 गुना हो गया इसी साल, राइट। एस्ट्रल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, नियोजन लाइफ टाइम हाई, लालपत लाइफ टाइम हाई। तो अगर आपके कुछ 100 और कुछ शेयर में नुकसान भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका ले जाके ये एयू बैंक कितना नुकसान कराएगी, इन्होंने वेटेज कितना दिया है 2%, मान लो ये एयू बैंक जीरो भी हो जाती है तो भी 100 रुपए में से 2 रुपया गया आपका, बाकी 98 रुपीज आपको कमा के दे रहा है, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन करने से, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करने से सेफ्टी बढ़ती है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है, राइट। ग्रोथ बढ़ेगा ग्रोइंग सेक्टर में डालने से, राइट। तो एक बार सिलेक्ट कर लो कंपनियां और फिर फोकस करो। तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों के, मैं पूरे ग्रुप को पूछना चाहूंगा, अगस्त बैच में से आप में से अगर किसी ने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, प्रयास किया है पोर्टफोलियो बनाने का, सेक्टर सिलेक्ट करने का, पोर्टफोलियो कंपनी सिलेक्ट करने का, तो काइंडली यू कैन यूज चैट बॉक्स और हम आपका पोर्टफोलियो प्रशांत जी के द्वारा पूरा पूरा रेक्टिफाई करेंगे, राइट। और देखने का प्रयास करेंगे चलो यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट। तो यस यू कैन यूज चैट बॉक्स। बंकिम भाई का जवाब आ चुका है, हम बंकिम भाई का पोर्टफोलियो अभी चेक कर लेंगे। चलिए हम बंकिम भाई से शुरुआत करते हैं। हियर इज बंकिम चंद्र। सो लेट मी इंट्रोड्यूस बंकिम भाई। बंकिम भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, जी। राइट। गुड इवनिंग या सर। गुड इवनिंग बंकिम भाई। और मीनवाइल जब प्रशांत जी की बंकिम जी की बातचीत चल रही हो, किसी को कोई क्वेरी हो, जैसे अभी मैंने देखा हैंड रेस किया हुआ था, पर हम 2-3 क्वेरी साथ में ले लेंगे। तो किसी को कोई क्वेरी हो डेफिनेटली यू कैन रेज योर हैंड और हम बातचीत के दौरान आपकी क्वेरी भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन विद बंकिम चंद्र जी। तो बंकिम चंद्र भाई जब आपने पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत की, ओवरऑल जब आप बना रहे थे पोर्टफोलियो, तब आपने क्या क्या चीज पैरामीटर को ध्यान में रखा और क्या बनाया, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जी सर। या जैसे ओके, आपने जो मटेरियल दिया था ये वीक में स्टडी करने के लिए, उसको स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना पहले फोकस किया जीडीपी पे। ओके, तो जीडीपी के ऊपर तो अपने इनिशियली काम किया था, तो अपने पास डेटा था, तो उसको वापस एक बार वापस देखा, वो सब राइट, वो स्प्रेडशीट वापस देखी और उसके उसके हिसाब से पूरा जीडीपी के हिसाब से अपना इंडिया प्रॉपर सिलेक्शन आता है। राइट, उसके बाद मैंने सेक्टर सिलेक्शन पे गए, तो अपनी जो डिमांडिंग इंडस्ट्री का जो अपना चैप्टर स्टडी किया था, राइट, वो हिसाब से उसके अंदर अपना 3 इयर्स का ग्रोथ और करंट ईयर का ग्रोथ, राइट, वो पैरामीटर को पकड़ के मैंने पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर्टिकुलर सेक्टर पकड़ लिए। ओके, जैसे आप जहाँ पे है अभी, वो सेक्टर फर्स्ट जो है, शुरुआत के 10 सेक्टर, वो कंप्लीटली बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना उसने मार्केट में अच्छे रिजल्ट दिए। अच्छा, बराबर है, बिफोर राइट, कोरोना आफ्टर कोरोना उसने आउट परफॉर्म्स किया। बराबर, उसको मतलब अपना स्टार दे तो 5 स्टार दे सकते हैं। अच्छा, ओके, उसके बाद 11 to 18 हम्म, जो इंडस्ट्री है, उसने 5 स्टार की कंपैरिजन में कम दिया। राइट,
लेकिन माइनस नहीं दिया, जो अपना बराबर। जीडीपी माइनस था, राइट, तो उसको भी हम 5 स्टार नहीं तो कम से कम 4 स्टार के हकदार है। बराबर है, बराबर है। उसके बाद 19 टू, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए सर, राइट। 19 टू 30, ये जो सेक्टर है, उसके उसके अंदर इनिशियली 3-4 सेक्टर तो आउट पैरेलल जैसे चले, पैरेलल से बराबर। थोड़ा ऊपर, लेकिन बाद में मैंने जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो उसका राइट। पोस्ट कोरोना रिजल्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन कोरोना के टाइम पे उसका सेल्स में काफी डाउनग्रेड आया, तो हम बराबर। उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। राइट, सही बात है बिल्कुल आपकी। उसके बाद 31 से 41 जो है, वो कोरोना के टाइम पे, बिफोर कोरोना तो अपनी जीडीपी के साथ पैरेलल चल रहे थे, लेकिन आफ्टर कोरोना वो आउट परफॉर्म स्टेज में आ गए। बराबर। ओके। ओके, और उसके बाद के जो 42 टू 50 है, वो एक एक्स्ट्रा खाली वॉच रखने के लिए मैंने बराबर। रखे, उस पे अपने फोकस नहीं करना है। और राइट। स्क्रॉल डाउन कीजिए सर, ओके। राइट। और स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पे मैंने ये जस्ट यस, यहाँ पे मैंने ये जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का जो वेटेज है, उसमें मैंने ये इंडस्ट्री डाल दी, राइट। हाउसिंग, लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंस, अदर फाइनेंस, प्राइवेट, जनरल और बैंक। ओके। वो हिसाब से मैंने, आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट। यस, तो ये फाइनेंस है। राइट। उसमें मैंने जैसे ये पूरा जो ये 6 इंडस्ट्री है, 6 या 1 2 3 4 5 6 7 इंडस्ट्री है, तो उसमें मैंने 25% वेटेज दिया। ओके। उसके बाद मैंने हेल्थ केयर लिया, उसमें मैं जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ सर्विस, हेल्थ फैसिलिटी और फार्मास्यूटिकल, तो उसमें 10% वेटेज दिया। राइट। उसके नीचे इंफ्रा को मैंने 13% दिया, राइट। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल दिया है। बराबर है, आपकी गाइडलाइन से मैं और इम्प्रूवमेंट कर लूंगा। उसके बाद आया रिटेल, तो जैसे रिटेल में अभी आपने जस्ट ये वेबिनार चालू अपना मीटिंग चालू किया, उससे पहले समझाया, वैसे रिटेल के अंदर इतने सेक्टर डाल दिए मैंने, एग्रो कैम्प से लेके ट्रैवल सपोर्ट तक, उसमें मैंने 30% वेटेज दिया। राइट। और उसके नीचे टेक्नोलॉजी, राइट, उसमें 15% दिया। ओके। और जो ये 7% मैंने लिखा है, वो जो मैंने इनिशियली आपको बताया कि मैंने एक्स्ट्रा सर्कल डाला, जैसे कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर, राइट, और कार यूटिलिटी, तो उसको भी हम देखना तो पड़ेगा, क्योंकि वो भी टर्न अराउंड जोन में है। बराबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ 7% में लिखा है। इंटीग्रेटेड ऑयल और गैस सिर्फ और रिलायंस को फोकस करके रखा है। बराबर है। अब और स्क्रॉल डाउन कीजिए सर। अब यहाँ पे एक्चुअल काम स्टार्ट हो रहा है। ओके। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में हाउसिंग फाइनेंस है, तो उसका पास ग्रोथ 19% बिफोर कोविड और 37% आफ्टर कोविड है। राइट, ये जो मैंने लिखा है वो। ओके। और ये जो एफ कॉलम में लिखा है वो पोस्ट, ओके, पोस्ट बिफोर कोविड आफ्टर, बराबर है। राइट, उसको कंसीडर करके एचडीएफसी कंपनी सिलेक्ट की। राइट, उसका सेल्स ग्रोथ 10 इयर्स का 18% है, पैट ग्रोथ 18% है, रिजर्व भी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है ये 15, सेल्स है, पैट, मतलब आप राइट साइड जाइए सर। ये तो ये क्या है, मैंने 10 ईयर 5 इयर्स 3 इयर्स थोड़ा वर्क ज्यादा किया है फिलहाल। बराबर है। और ये जो है ये यू के अंदर वो करंट ईयर का है, तो अपने को फिलहाल डिस्कशन में ये ओ कॉलम और यू कॉलम को ही फोकस करते हैं। बराबर, मैंने हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट करना रह गया है मेरा। ओके। तो ये हिसाब से देखे तो ये जो फाइनेंस सेक्टर में मैंने जितनी कंपनी पकड़ी है, कि ये जो है वो कंपनी का ग्रोथ है। राइट, आगे लिखा है वो सेक्टर का ग्रोथ है, ये कंपनी का ग्रोथ है। राइट, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 साल का 26 से लेके 52 14 19 तक का, और करंट ईयर का भी 36 से लेके 52 18 के आसपास सब है। तो ये हिसाब से सिर्फ
ग्रोथ को देख के, अभी मैंने ग्रोथ पे ही फोकस किया है। राइट, अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन और आईसीआर पे अभी डेटा सबका अवेलेबल नहीं है अपने, ओके, इसलिए मैंने अभी उसको डालना बाकी है, वो भी मैं Right. काम कर लूंगा। ओके, ये रहा फाइनेंस का। उसके नीचे आते हैं हेल्थ केयर का। ओके, हेल्थ केयर में जो मैंने 5 सेक्टर पकड़े हैं, बराबर, उसका भी बिफोर कोविड आफ्टर कोविड आप ग्रोथ देखिए तो मोर देन 10-12% है। राइट, उसमें कंपनी है पॉलीमेड, जो छोटा सेक्टर है। मेडिकल इक्विपमेंट में काफी छोटा सेक्टर है, मोनोपोली है। मोनोपोली है, पॉलीमेड का 95% मार्केट है। बराबर है, बायोकॉन, लालपेट, अपोलो हॉस्पिटल और डेविस लैब। राइट, ओके, फार्मास्यूटिकल में एक से ज्यादा लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल नहीं लिया है। शायद 2 या 3 कंपनी का फोकस कर रहा था, लेकिन नहीं किया। बराबर, और राइट साइड जाएंगे तो उसका मैंने पर्टिकुलर कंपनी का ग्रोथ लिखा है। बराबर, हाँ, तो ये है ये 3 इयर्स का ग्रोथ है। राइट, और ये है पोस्ट कोविड का। बराबर है, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी सिलेक्ट की है वो 3 ईयर का और पोस्ट कोविड का, राइट, वो अपना जीडीपी से काफी ऊपर वाला है। बराबर है, उसके बाद Right. लिया इंफ्रा। हाँ, इंफ्रा के अंदर मैंने अदर टेलीकॉम सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम, सीमेंट, अदर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, आयरन, प्लास्टिक ले लिया है। उसमें जैसे कि मैंने कंपनी ली रूट, ये भी जो है सेक्टर का जो ग्रोथ है वो बिफोर कोविड अच्छा था, पोस्ट कोविड थोड़ा कम है। लेकिन अपने समझ सकते हैं कि कोरोना के अंदर इंफ्रा तो नेचुरली डाउन ही था। वो हिसाब से ये सब कंपनी पकड़ी है। रूट है, ऑल कार्गो है। यहाँ पे मैंने ब्लू डार्ट नहीं लिया, ऑल कार्गो लिया। हालांकि ब्लू डार्ट का मार्केट कैप ज्यादा है, सेल्स भी ज्यादा है ऑल कार्गो से, लेकिन ऑल कार्गो का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ज्यादा है। बराबर, उसका जो ग्रोथ रेट है परसेंटेज में, वो ब्लू डार्ट से ज्यादा है। ओके, अब उसका डेप्थ का मुझे देखना बाकी है। ओके, उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर, HFCL, अल्ट्राटेक, पॉलीकैब, लार्सन एंड टोब्रो, टाटा स्टील और एस्ट्रल। ये जो टाटा स्टील मैंने फिलहाल यहाँ पे लिखा है सर, लेकिन मेरा फोकस था JSW पे। बराबर, ओके, क्योंकि JSW का भी रिजल्ट काफी अच्छा था, लेकिन सेल्स के हिसाब से मैंने एक बार यहाँ पे टाटा लिखा है। तो आप जो सजेशन देंगे दूसरे पैरामीटर के हिसाब से, उसको मैं कंसीडर करना चाहता हूँ। बराबर है। देखो, टाटा स्टील हो या JSW स्टील, अगर आयरन एंड स्टील को ग्रोथ आएगा तो ये दोनों कंपनियों परफॉर्म करनी है। हाँ, उसका आप कंपनी का ग्रोथ का देखेंगे तो 6-7% है। बराबर, राइट साइड पे जो मैंने कंसिस्टेंसी नहीं है टाटा स्टील के प्रॉफिट में। टाटा स्टील ने काफी बार लॉसेस किए हैं और ये लॉस की वजह से ही अंडर परफॉर्म किया है। क्योंकि JSW स्टील ने पिछले 20 साल में खाली एक बार लॉस किया है। अच्छा, तो इससे ये सीखने को मिलता है कि 20 साल में खाली एक बार लॉस, मतलब जबकि दूसरी 90% कंपनियां सब लॉस कर रही है, टाटा स्टील जैसा हाथी लॉस कर रहा है तो दूसरों की कहाँ बात है। राइट, तो कंसिस्टेंसी को ध्यान में रख के JSW को फोकस किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। राइट ना, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी JSW का कंफर्टेबल है, जबकि मुझे टाटा देखना है स्टील का जबरदस्त डेब्ट। एक्चुअली अपने पास क्या है कि वो बिहेवियर साइंस में सब कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है अपने ग्रुप में। वो हिसाब से अभी थोड़ा रह गया है, अभी पर्सनली वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं आ रहा हूँ रिटेल पे। अच्छा, यहाँ से काम बाकी है मेरा। बराबर, तो मैंने ये समझो 50% तक तो पहुंच गया कंपनी सिलेक्शन में। बराबर, गुड गुड। तो प्रशांत जी को मैं पूछता हूँ, प्रशांत जी, आपने बंकिम भाई का पोर्टफोलियो पूरा देखा और किस बेस पे उन्होंने ये सब कंपनियां सिलेक्ट की है वो भी आपने देखा। राइट सर। तो आपकी कुछ कमेंट इन पूरे सेक्टर और कंपनियों पे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े लगन और मेहनत से ये जो डाटा बनाया है, इसके लिए बहुत समय दिया होगा। पर ये समय आगे बहुत काम आने वाला है इनको। प्रशांत जी, 1 मिनट, मैं आपसे एक बात, जैसे कि ये मैंने इंडस्ट्री फाइनल किया है, अभी जो अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं थोड़ा नीचे जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने मार्केट कैप लिखा है। राइट,
तो एक्चुअली जो अपने को बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो मार्केट कैप जो अवेलेबल हो, तो मार्केट कैप के हिसाब से क्या राइजिंग हो रहा है या डिग्रोथ हो रहा है, वो अपने को तुरंत फोकस में ध्यान में आ जाए, वो कोई पॉसिबल है क्या? देखो मार्केट कैप से ये पता नहीं चलेगा। अच्छा, इंडस्ट्री के मार्केट कैप से कोई वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, खाली इतना पता चलेगा कि भाई हाउसिंग फाइनेंस का कितना रोल है। जैसे मान लो यहाँ पे कितना है मार्केट कैप, 6 लाख करोड़ का। अब इंडिया का मार्केट कैप है 260 लाख करोड़। तो मतलब हाउसिंग फाइनेंस 3% वेटेज रखता है इंडिया। मतलब अपने वो हिसाब से जो वेटेज फाइनल करे वो टाइम पे वो चीज को फोकस कैसे करें? नहीं, कोई मतलब कोई काम का नहीं, मतलब उसमें ये देख के कुछ भी फायदा नहीं होगा। ओके, बराबर ना? राइट। देखो इमर्जिंग सेक्टर होंगे उनका मार्केट कैप कम होगा क्योंकि वो सब छोटे छोटे सेक्टर होते हैं। बराबर ना? तो कोई हाथी होंगे एकदम, निकाल दो चलेगा। हाँ निकाल दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है सर। हाँ जी, या प्रशांत जी आप क्या कह रहे थे? हाँ जी सर, आप सर मुझे बहुत कमेंट। इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत मेहनत करके इन्होंने ये पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। अब इनको बेसिकली मेन तो चीज हमें ध्यान में आ गई है कि ग्रोथ को लिया हुआ उन्होंने, ग्रोथ फैक्टर जो है राइट, उसको कंसिडर किया हुआ है और बराबर। पर्टिकुलरली ऐसी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया हुआ है जो जीडीपी को आउट परफॉर्म कर रही है। बराबर है। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी है जो कि थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है, बट इट्स ओके। हम समझ सकते हैं कोविड था तो जैसे राइट। अदर लीजर्स वगैरह जो है, स्पेशलिटी रिटेल्स वगैरह है या एयरलाइंस, वहां पर थोड़ा राइट। हमें दबाव देखने को मिल सकता है, पर आज नहीं तो कल ये उठना ही है। तो डेफिनेटली अब इन्हें ग्रोथ फैक्टर तो देख लिया है सर, अब इन्हें जो है मेनली क्वालिटी फैक्टर के ऊपर फोकस करना है। बराबर है। जो हम बराबर। क्वालिटी देखते हैं, कंसिस्टेंसी प्लस आईसीआर, डेप्थ और मार्जिन, राइट। राइट। तो उस हिसाब बहुत बढ़िया। और 60% काम इन्होंने कर दिया है वैसे। हाँ वो राइट साइड आइए सर, थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल कीजिए, तो वहां पे ये डेटा फिलअप करना बाकी है। बराबर है। ये जो हाँ आईसीआर, आरओपी, आरओई, ये सब फिलअप करना बाकी है। यहाँ पे मैंने आरओसी लिखा, मतलब आरओए। बराबर है। वो उससे कुछ ज्यादा अपने को फोकसिंग मिल सकता है सर? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए, ओके। क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आरओई, आरओसी, आरओए ये तो मिलने ही वाला है अपने, ओके, जब ये पैरामीटर पक्के होंगे तो। बराबर ना? बराबर। तो मैं आपको प्रॉफिट कौन देता है? जब अच्छे मार्जिन हो, डेब्टिंग कैपेसिटी अच्छी हो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल हो, तो प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट आने के बाद बनता है रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप रिटर्न ऑन एसेट देखो। ये सब चीजें तो क्या है ना कि कहानी है, तो सर जी कमाने के बाद की कहानी। ये जो आईसीआर लिखा है, वो हाँ आईसीआर के आगे में डेब्ट टू इक्विटी लेटेस्ट ईयर का एक कॉलम डाल दूं? हाँ, आईसीआर के बाद डाल। आईसीआर के बाद डाल? हमेशा ये रिदम में ही चलने का, पहले मार्जिन आता है, हम्म। फिर डेब्टिंग कैपेसिटी देखते हैं, और फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। वो लास्ट ईयर का ही अपना जो लेटेस्ट है वहां से ही पकड़ लेते हैं। वहीं से ओके। राइट। देखो लास्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसलिए देखते हैं क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है जिन पे डेब्ट नहीं होती, पर फिर भी उनका डेब्टिंग कैपेसिटी कम होगा। राइट। जैसे जुबिलेंट फूड है अपनी, वो डेब्ट फ्री कंपनी है, बिल्कुल लेकिन लीज लायबिलिटी तो उनकी है बड़ी, बिल्कुल सर। जिसकी वजह से उनकी डेब्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर कोई बंदा खाली डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखता है तो वो धोखा खाएगा। नहीं, उसको कंसीडर करेंगे ना, वो तो अपना स्टडी करना किया था, ही वो है। टाइम पे हाँ, लिया था। तो इसीलिए मार्जिन पहले देखे, फिर ओके। आईसीआर देखे, और फिर डेब्ट टू इक्विटी देखे। ये तीन अगर आप हायरार्की में चले तो ये बाद में वाली चीज तो कोई भी एक ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके ओके, ये तो तीन मैं तीन लेने की जरूर नहीं है। ठीक है, तो आईसीआर के बाद ही मैं डेब्ट इक्विटी ले लेता हूँ। हाँ बराबर। ओके। दूसरी एक चीज की, जितनी भी कंपनी आपने यहाँ पे ली है, मेरे ख्याल से उनका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए आपके पास। ओके। बराबर ना? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं करेंगे तो मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एचएफसीएल डाला हुआ है, पर अगर इसकी हिस्ट्री वैसी नहीं होगी जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे सके, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
मतलब अपने को बिहेवियर साइंस का पूरा सीट बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर हाँ, कंपनी का, और उसके कोई बाद भी ये दो ऐसी चीज। कंपनी पोर्टफोलियो में आनी नहीं चाहिए जिसका हमने फेयर वैल्यू नहीं निकाला है, ओके। बराबर ना, क्योंकि तब तक हमें बिहेवियर नहीं पता चलेगा। सही तो बात है मेरे ना प्रशांत जी, क्योंकि हाँ बिहेवियर तो सर, देखना बहुत जरूरी है। कंपनी की जन्म पत्रिका होना जरूरी है सर। अरे मैं जो मेरे मेहनत करेंगे 3 साल फिर पता चलेगा अरे ये तो पता ही नहीं था। हाँ, मेरे ख्याल से करीबन 35-40 कंपनियां ये लिस्ट में आएगी, तो उसकी हाँ उसमें ज्यादातर बिहेवियर साइंस की टोटल सीट एक बार मेहनत करके बना ही लेंगे। हाँ, बनाते इंडिविजुअल हैं। बना लेता हूँ, देखो कोई ये दिक्कत जब नहीं। वर्कशॉप खत्म हो जाएगा ना बंकिम भाई, हाँ फिर आपके पास शांति से महीने होंगे। हाँ ना, रोज की एक कंपनी पकड़ेंगे तो भी ये तो हो जाएगा एक हाँ, महीने में। आने वाले 2-3 महीने का टारगेट ही यही रखने का कि आपको परफेक्ट वैल्यूएशंस आपकी सब कंपनी के बना देने हैं, हम्म। बराबर ना। ओके, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे स्टैंप लगा दो, प्रशांत भाई क्या कहते हो? हाँ सर, लगा सकते हैं। बस जो अभी आपने मेन इम्पोर्टेंट कहा जी। ना कि फेयर वैल्यू क्या है, राइट, वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली काम अधूरा है, अभी पूरा हाँ हुआ हाँ नहीं हाँ है, जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। राइट राइट, नो प्रॉब्लम। देखो फेयर वैल्यू इसलिए नहीं कहा था कि आपको सस्ता भाव क्या है वो पता चले, उससे कोई मतलब ही नहीं है, पर हम्म बिहेवियर पता चले, बराबर ना। हम्म तो ये मत सोचना कि सस्ता ढूंढने के लिए हम फेयर वैल्यू कह रहे हैं, बराबर ना। हम्म। पर हिस्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लस राइट। वैल्यू बाइंग में भी सपोर्ट मिलेगा ना। हाँ, वैल्यू बाइंग में सपोर्ट तो मिलेगा ही, पर देखो हम्म, अभी बाजार टूटा है ना, तो सब हम्म, वैल्यू पे ही मिलेगा। हम्म। बाजार टूटा है मतलब क्या, सबके हाँ, भाव नीचे आ रहे हैं तो आपको अच्छे वैल्यू पे मिलेंगे। तो बहुत बहुत लोगों को लगता है वैल्यू बाइंग, पर सही में वैल्यू बाइंग बहुत इतना मुश्किल नहीं है, एकदम फिलहाल। सिंपल है। बाजार गिरता है तो सारी चीजें वैल्यू पे ही मिलती है, पर उस समय आपको ये तो पता रहना चाहिए मैं क्या लूं, नहीं तो लोग अंधे हो जाते हैं उस समय, अरे मैं क्या लूं क्या लूं क्या लूं। अरे सीधा है, आपकी लिस्ट खोलो और ये सब ले लो, हर चीज नीचे मिलेगी, अभी तो बराबर जस्ट मंथली मंथली चार्ट पे देखे तो 20 MA और 23% फिबो पे कुछ कंपनियां मिल रही है। बराबर है। देखो बहुत सी कंपनियां आपको 50 मेमा पे भी मिल रही है, राइट। कुछ कंपनियां कम करेक्ट हुई है, कुछ ज्यादा करेक्ट हुई है, पर एक चीज तय है, जो कम करेक्ट हुई है वो इसलिए हुई है, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी है इसलिए वो कम करेक्ट हुई है, करंट ट्रेंड उनका अच्छा है। ऐसा हो सकता है कुछ कंपनियां अच्छी ना भी हो, फिर जैसे कि भी वो नहीं टूटी होगी, क्यों? जैसे क्योंकि उनका करंट ट्रेंड अच्छा होगा, बजाज राइट। ऑटो बजाज ऑटो आज अपने को देखने जावे तो अच्छी रेंज पे मिल रहा है। हाँ, मेरे को लगता है आज 50 मेमा पे आ गई कंपनी। प्लस आज की यील्ड उसकी 4.5% है, हाँ, 4.40 यील्ड भी है सर। मतलब कोई अगर अपन आज लेते हैं तो सीधा 5% तो एफडी जितना तो बजाज ऑटो कमा के देगी। बिल्कुल सर, आज का है, जस्ट मैंने 1 घंटे राइट, पहले डेटा चेक किया। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसा ही होता है कि जब बाजार गिरता है तो आपको अच्छी यील्ड मिलती है। सेम चीज आप एचडीएफसी बैंक में भी देखोगे, आज के भाव से भी उसकी यील्ड ये भाव पे अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि नीचे मिल रहा है, बराबर ना। तो ओवरऑल ज्यादातर स्टॉक आपको सस्ते मिल रहे होंगे ये टाइम पे, और राइट। बजाज बजाज कंज्यूमर भी अपने को 5% यील्ड पे मिल रहा है, 201 का बराबर, प्राइस है। राइट। पर आपको सोचना है कि आपको बजाज कंज्यूमर लेना है कि उसमें कोई और प्रायोरिटी है, नहीं, मतलब ये तो क्योंकि पूरा खाली यील्ड देख के नहीं लेना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके यील्ड लिए किसका ज्यादा होगा पता है? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी कंपनियां ज्यादा टूटी होगी उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। पर्सनल केयर में आज HUL अपने को जो हिसाब से मिल रहा है वो भी एक अच्छी रेंज में है। हाँ, सवाल ही नहीं ना, वो भी काफी नीचे ही मिल रहा है आपको। HUL है, डाबर है, मारिको है, ये 3 पे फोकस है राइट, मेरा सर। बराबर है। तो फिर बाइंग बनता है ये फॉल में, बराबर ना हाँ बंकिम जी भाई? बिल्कुल। या एक एक दो ओके, क्वांटिटी पकड़ रहा हूँ सर, आज भी मैं बराबर दो क्वांटिटी पकड़ के कलेक्ट कर रहा हूँ। बराबर बराबर है, कोई बराबर है ऐसा ही करने का। और हर एक फॉल में अपने पास कैश रहना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बिल्कुल सर। है ना। देखो आज ही जैसे हमारे हमारे पास तो कई लोगों के पोर्टफोलियोज है पीएमएस स्कीम के अंदर, तो हमारे पास जो कैश होते हैं हमने आज उस कैश का इस्तेमाल किया, पर वो कैश का हमने हमने बड़ी क्वांटिटी खरीदी आज, पर फिर भी हमारे पास सफिशिएंट कैश है कि बाजार टूटेगा और तो हम और सस्ता ले पाएंगे,
ऐसा नहीं है कि हमने पूरा माल ले लेंगे, अगर ऐसा करते तो 15 दिन पहले ही पूरा माल ले लेते, बिल्कुल। लेकिन एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम कैश रिच रहेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच बंकिम भाई। सर जी And- एक चीज आपसे हाँ कमेंट जी, चाहता था, हाँ कहिए। जो कंपनी मैंने यहाँ पे राइट प्रेजेंट की है, हाँ फिलहाल जी, फिलहाल जस्ट मैंने 50% जैसा काम किया है कंपनी सिलेक्शन का, 19 बराबर। कंपनी लिखा है। तो ये जो कंपनी है वो टोटल कंपनी का मुझे बिहेवियर साइंस का भी अभी एक बार सब सीट बनाना है। राइट। तो ये जो कंपनी सिलेक्ट की है उसमें मैं आपका और प्रशांत जी का कमेंट चाहता हूँ कि ये कंपनी मैंने सही में सही सिलेक्ट की है ना, कि उसमें कुछ चेंज करूं, नहीं नहीं नहीं, बढ़िया है क्योंकि एकदम। मैंने अभी फिलहाल फोकस किया सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे, अभी राइट, दूसरा डेटा तो मैंने देखा ही नहीं है। बराबर है, कोई बात नहीं। अब जब आपको बिहेवियर देखोगे और क्वालिटी में अगर कॉम्प्रोमाइज मिले तो वो वेटेज कम कर देंगे। जैसे अपोलो हॉस्पिटल पे डेप्थ ज्यादा है, मार्जिन बिल्कुल। कम है, तो फिर उसमें हम वेटेज कम रखेंगे। और जिस पे आपको भरोसा ज्यादा आता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहे हैं, जिनके डेप्थ फ्री कंपनी है, वहां पे वेटेज ज्यादा रखो। तो दोनों चीजों में जहां आप कन्विंस हो, मेरे को लगता है प्रशांत जी, आपने जब पोर्टफोलियो बनाया था एनुअल रिजल्ट के समय, हाँ आपने सर। 5 स्टार रेटिंग दिए थे कुछ, है ना? हाँ सर। तो आपने कौन सी चीजों को ध्यान में रख के वेटेज बनाया था उस समय? हाँ सर, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन को 1 स्टार दिया था पूरा। ओके। फिर आईसीआर प्लस डेप्ट को दिया था। आप उसमें मेंशन कर दीजिए सर, कोई बात हाँ, ये नहीं। लिख ही रहा हूं मैं। हाँ वो मुझे हाँ। यूजफुल रहेगा। राइट। फिर इसके अलावा हम लोगों ने मेनली सेल्स को दिया था, नंबर 1 पे सेल्स आना चाहिए, हाँ, तो मार्केट जो शेयर। लायंस शेयर आना चाहिए सर। सेल्स हाँ, से दिख लायन शेयर इन ऑफ सेल्स। सेल्स। हाँ सर, क्योंकि बराबर जो है। धंधा कर पाएगा वही ये सब चीजें कर पाएगा। हाँ, राइट। फिर कंसिस्टेंसी पर 1 दिया था सर। बराबर ना। हम्म। कंसिस्टेंसी में आप कौन सा, ग्रोथ का, सेल्स का, कैसे सर, वो थोड़ा आप प्रशांत जी। इसके अंदर जो है हम बिहेवियर साइंस की जो आप बात कर रहे थे ना सर बंकिम हाँ चंद जी, हाँ जी। तो हिस्टोरिकल में हमें ये देखना पड़ेगा कि सेल्स इसके कितनी बार ओके डी समझ ग्रोथ गए। आई है, ओके प्रॉफिट ओके। में डी ग्रोथ आई है, वो तो ठीक है, पर हम्म। प्रॉफिट में लॉस नहीं किया होना चाहिए, वो डेंजरस साइन है। यस, मतलब जो अपना लास्ट 10 ईयर 15 ईयर का जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का जो कॉलम बनाते हैं उसमें हाँ पॉजिटिविटी हाँ देखनी है। हाँ, पॉजिटिविटी देखना है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो और कंसिस्टेंट ग्रोथ मिले हमें। ओके ओके। हाँ हाँ, बस वो हो गया ना तो आपका काम, और फिर जो है आरओआई लास्ट में। आखिरी वाली चीज। ओके। बराबर ना। इसमें आपकी कसम 10% कंपनियां मुझे लगता है कम हो जाएगी, यानी जब आप हाँ, चेक सही करें। बात है। कम होगी और या रिप्लेस होगा, जो भी होगा। या हाँ तो फिर हाँ हाँ, वेटेज कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। बराबर वेटेज ना। कम हो जाएगा। जैसे कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ अभी फिलहाल, हम्म। बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एयू बैंक लिखा है, लेकिन एयू, जैसे आपने अभी जस्ट कमेंट दिया कि एयू बैंक का एनपीए बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकल वो निकल जाएगा। हाँ, वेटेज कम हो जाएगा उसका। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की जगह का अभी फिलहाल कोटक मैंने लास्ट ईयर का डेटा देख के लिखा है, लेकिन हो सकता है बिहेवियर साइंस में आईसीआईसीआई बैंक का इंप्रूवमेंट हुआ हो, जो 4% के आसपास था उसका एनपीए। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बंकिम भाई, कोई एक आध साल इंप्रूव होने से आप थोड़ी ना पूरी कंपनी बदल दोगे। ओके। नहीं ना, ऐसा अभी तो करेंगे तो ये हर साल कंपनियां बदलती रहेंगे हम लोग। लेकिन हमें तो समझो, लॉन्ग टर्म देखना है कि पूरे 15 साल में किसने आपको सपोर्ट दिया है। तो नेचुरली आईसीआई की कंपैरिजन में कोटक बैंक बेटर है। हाँ, तो कभी कोई एक आध बार कुछ अच्छा हो गया तो हम थोड़ी ना वो कंपनी को ही लेंगे, कंपनियां नहीं बदलेंगे ऐसे। तो एसबीआई भी निकल जाएगी, क्योंकि अपने मतलब कंपनी तो मिनिमम चाहिए। हाँ, देखो एसबीआई गवर्नमेंट बैंक में तो आपके पास एसबीआई के अलावा कोई है ही नहीं जिसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए हो। राइट ना, तो ये निकलेगी क्यों, ये भी रहेगी ना। सर एसबीआई के कंपैरिजन में छोटा बैंक है, लेकिन कैनरा बैंक का भी थोड़ा अपने को पॉजिटिविटी उसमें इनिशियल स्टेज में मुझे दिखा।
देखो अगर वो सर, प्रॉफिटेबिलिटी क्या उसने किया है, एनपीए कैसे है। वो एनपीएल नहीं देगा, प्रॉफिटेबिलिटी में और ग्रोथ में मैंने मुझे अच्छा लगा। छोटा है उसका, मार्केट कैप भी बहुत छोटा है एसबीआई तो के कंपैरिजन में। एक आध स्टार तो छोटे होने से निकल जाएगा, हम्म। राइट। फिर बैंक के केस में आप एनपीए देखोगे, अभी वो सब देखोगे तो एनपीए पता लेना चलेगा। पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप देखोगे ही नहीं फिर कैनरा बैंक। मैंने राइट साइड पे राइट, आप थोड़ा राइट साइड पे स्क्रॉल कीजिए ना सर। हाँ हाँ। तो ये जो, हाँ यस यस, यहाँ पे ये एक्स में, एक्स में आप कमेंट देखिए, वहां पे मैंने लिखा ही है। ये जो कमेंट वाला है, हाँ ये हाँ हाँ एनपीए 1.47, एनपीए बराबर 3.56, ये फिलहाल जस्ट आज के लिए मैंने लिख के रखा है। बराबर है। उसको मैं एक अलग से राइट, प्रॉफिट एनपीए कहीं कहीं पे भी सेट कर दूंगा। बराबर बराबर है। राइट, तो ये पैरामीटर देख के फिर आप डिसीजन लेना क्या करना है, हाँ एसबीआई जी। या कैनेडा। राइट, ओके। या ओके। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हम लोग, राजेंद्र गांधी जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो लेट मी टॉक विद हिम कि क्या क्वेरी है राजेंद्र भाई को। यस राजेंद्र जी। Yes, sir. It was for your model portfolio where you have mentioned that the Reliance is into like in retail as well as in like टेक्नोलॉजी। not technology. It was like oil refinery. मल्टी सेक्टर बोलना पड़ेगा उसको, तो रिलायंस को तो। So डाइवर्सिफाई है अभी। should we not consider Jio also for the same? Yeah, we will consider Jio also, but मॉडल पोर्टफोलियो में मतलब उसका क्या मतलब है, समझा नहीं मैं। नहीं, I mean, देखो मैंने दो should जगह we? लिखा है यहाँ पे, रिटेल हाँ। और इंफ्रा। तो रिटेल मतलब क्या, रिलायंस रिटेल। इंफ्रा मतलब Yes. क्या, रिलायंस जियो। Okay, you are. I thought it is for oil different. Okay, then I think we should not consider like all oil. So it is on an average 2.5%. ऑन एन एवरेज वी कैन इन्वेस्ट 2.5% इन रिलायंस। Okay, got you. Okay, sure. Thanks. ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एंड लेट मी चेक। ओके, सो यहाँ पे और जो पोर्टफोलियो कुछ है, हाँ लेट मी चेक। जावेद भाई, एक मिनट, जावेद भाई है क्या मीटिंग में, या Yes, यू sir. कैन अनम्यूट। जावेद Yes, भाई sir. काम अधूरा है क्या अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अधूरा है। अच्छा अच्छा, तो आपने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, नहीं कुछ वो सर, सेक्टर लिखे। अभी क्या एक्चुअली मैंने सारे सेक्टर का वो करके एक सॉर्ट आउट करके फिर बाद में करने वाला था, लेकिन ये वीक में थोड़ा तबीयत खराब हो गई तो मैं कर नहीं पाया अच्छा, था। बराबर तो बराबर। मैंने सिर्फ ये जीडीपी का कंप्लीट किया था, ओके, उसके बाद बढ़िया मैंने बनाया वो, लेकिन आपने, जीडीपी का बहुत अच्छा दिख रहा है एकदम। इसमें सर एक्चुअली जो जीडीपी का मैंने बनाया था ना, वो अगर 60 ईयर्स हम देखें ना, तो वर्ल्ड का मतलब 7% से 6% से 2% ग्रोथ पे आ गया है। हाँ, तो वही तो हम लोग बार बार कहते हैं कि 21वीं सदी में जीडीपी वर्ल्ड का बहुत अच्छा बढ़ा है, पर ये पिछले 20 साल में कुछ भी नहीं बढ़ा है। अभी तो बहुत दुनिया मंदी में है, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर ना। सैचुरेशन पॉइंट जैसा दिखता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। सैचुरेशन पॉइंट नहीं, पर पिछले 20 साल इतने अच्छे नहीं गए। 2008 में मंदी आई, बराबर ना, तो कुछ ना कुछ हर्डल आए, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म की बातें होती है। एक बार ग्रोथ आएगा तो वो वापस से 50-60 साल रहेगा, राइट। हमारा इंडिया का सर कंसिस्टेंट है, लेकिन 7-8%। या बहुत अच्छा ग्रोथ है, कंसिस्टेंट है, कोई नहीं। और हमने हर बार, आपके डेटा भी देखो यही कह रहे हैं, हमने डबल आउट परफॉर्म किया है। 5 के बदले 7, 4 के बदले 8, पिछले 20 सालों में बहुत अच्छा है। 5 का 9, 4 के बदले 8। अभी जब हमारा 5% ग्रोथ है, तो दुनिया का तो खाली 2% ग्रोथ है ना। तो कोई डाउट ही नहीं है, इंडिया में पैसा लगाना चाहिए, सबसे आउट परफॉर्मेंस यहीं पे मिलने वाला है ना। और किसी आपने का कुछ नहीं, ये सर इंडस्ट्री जो लिखी है वो क्या है, मतलब अभी अधूरी है कि। हाँ मतलब मैंने एक्चुअली सारी इंडस्ट्री निकाली थी सर, उसके बाद उसको मतलब वर्कआउट कर रहा था कि एक बार सारी इंडस्ट्री का हो जाए, उसमें से अच्छा, शॉर्टलिस्ट करेंगे तो ग्रोइंग होगी। बल्कि 4-5 की और उसके बाद मतलब नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने इसको बराबर, छोड़ दिया। अभी कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे ओके, इसको कंप्लीट कर दूंगा सर। राइट, कोई बात नहीं। आप मुझे कोई भी 5 सेक्टर बता सकते हो जिधर पैसा डालना ही चाहिए। एक तो डिपार्टमेंट स्टोर मैंने सिलेक्ट किया था सर, डिपार्टमेंट स्टोर, राइट। फिर उसके बाद आईटी आईटी और फाइनेंस सेक्टर,
फाइनेंस, उसके अलावा दो तीन ये मेरे ध्यान में है मैम। उसके अलावा कुछ प्रॉपरली तो ऐसे बहुत सारे एग्रो है, बायोकेम है, बहुत सारे हैं, फुटवेयर। एग्रोकेम। मेरे को 5 चाहिए, आपने 4 दे दी, 5वीं एक फुटवेयर है, रेस्टोरेंट है सर। फुटवेयर। ओके, देखो ये सेक्टर हमेशा ध्यान में रहने चाहिए, इनके नाम मुंह पे रहने चाहिए। बिल्कुल सर। राइट, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रिटेल है, रिटेल। और रिटेल का सबसे बड़ा पोर्शन, अगर हम कहते हैं इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रिटेल है, और ये रिटेल डबल डिजिट से बढ़ने वाला है। राइट, अंदाजे से 10% का ग्रोथ हम रिटेल में देखेंगे। तो रिटेल में सब सेक्टर अलग अलग होते हैं। वो सब सेक्टर में एक होता है आपका करियाने वाली चीजें सब, राइट, जो जनरली डिपार्टमेंट स्टोर में मिलती है। यस सर। इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, और ये वो प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन बिकने वाली नहीं है। यस सर। राइट, देखो रिटेल सेक्टर एक होता है डिपार्टमेंट स्टोर में से, और उसमें दूसरा एक पार्ट हो जाता है ई कॉमर्स। ओके। राइट, अब ये जो रिटेल यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, रिटेल ग्रोइंग तो है, इसमें डिपार्टमेंट स्टोर भी ग्रोइंग है, ई कॉमर्स भी है, पर ई कॉमर्स का ग्रोथ जबरदस्त होगा। तो ई कॉमर्स कहाँ पे होगा? तो वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एपरल, ये सब पे ई कॉमर्स दौड़ेगा। पर जो करियाने की चीजें हैं वो तो ज्यादातर लोग किधर से खरीद रहे हैं अभी भी डेवलप कंट्री में? इधर से ही ले रहे हैं, डिपार्टमेंट स्टोर से ही ले रहे हैं। यस सर। और रिटेल का सबसे बड़ा पोर्शन होता है डिपार्टमेंट स्टोर। यस सर। राइट, इसलिए हमेशा याद रखने का कि डिपार्टमेंट स्टोर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, ई कॉमर्स भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज भी यहाँ पे आपके पास आनी चाहिए। अब आपने फाइनेंस बोला, डेफिनेटली लोग कमाएंगे, बड़ी लोन लेंगे, फाइनेंस इज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। राइट, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट याद रहना चाहिए हमेशा। राइट, उसी प्रकार से आईटी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। राइट, लाइन टू लाइन टॉप प्रायोरिटी सेक्टर हमेशा याद रहनी चाहिए। राइट, आपका मेन 80% निवेश टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए, बराबर है, ताकि कम से कम ग्रोथ जबरदस्त मिले हमारे पोर्टफोलियो। डन एकदम। ओके, तो इसको पूरा कर दीजिएगा। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ कहिए सर। एक्चुअली हम बहुत सारे सेक्टर को अगर कंसिडर करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए 50 का सेक्टर है, कंसिडर करते हैं, तो हर एक सेक्टर नहीं करने के, लेकिन 50 मैं बहुत ज्यादा सेक्टर हो जाएंगे। इतने सारे सेक्टर को हम कंसिडर करेंगे और एक कंपनी भी सिलेक्ट करेंगे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम वी नीड टू कंज्यूम इन दिस। हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डू, मतलब कोई अच्छे सेक्टर, कम सेक्टर और लिमिटेड में हम लोग वर्कआउट करें। बराबर है, सही बात है ना। जैसे कम सर सेक्टर आपको 15-20 सेक्टर पे ही फोकस करना चाहिए। मैंने सर धीरे धीरे कैसे स्टार्ट किया, जैसे जब जैसे कोर्सेज कंप्लीट होते गया, वैसे सर एक एक कंपनी मैंने जैसे साइड कर दी है। जैसे डिपार्टमेंट में मैंने डीमार्ट सिलेक्ट करके उसको डाल दिया साइड पे कि भाई डिपार्टमेंट में अभी डीमार्ट में ही फोकस करना है, भले लाइव ना हो, उसको देखते रहेंगे। उसी तरह दूसरे जैसे फुटवेयर है तो रिलैक्सो को मैंने सिलेक्ट कर दिया गया। तो ऐसी अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद बाइंग उसकी जो फेयर वैल्यू है उसके आसपास उसको देख लिया, और जब जब वो मतलब उसकी बाइंग रेंज के आसपास है तो वैल्यू बाइंग करके उसको ऐड करते जाए। बराबर, जब गिरता है तो मार्केट में हर एक कंपनी गिरती है, सही बात है। और जब चलता है तो सभी चलते हैं। हाँ, सेक्टर वाइज तो सभी चलते हैं। बराबर, बिल्कुल सही, यही करना है। ये सब बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं कर पाएंगे, हमको भी लिमिटेशन में ही सिलेक्ट करना है। बराबर है, बराबर है, बिल्कुल सही, ऐसे ही करो। राइट, आप शुरुआत 15 से करो। मैंने यहाँ पे लिस्ट भी आपको इतने का ही दिया हुआ है। यस सर, 15 सेक्टर दिए हुए थे, यस सर, बराबर। तो ऐसे ही शुरुआत करो। राइट, पर यस सर, इतना डाइवर्सिफिकेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, कोई एक कंपनी में बहुत ज्यादा निवेश भी रिस्की रह जाता है। ओके, यस सर, या चलिए, थैंक यू वेरी मच। और केतन भाई का भी पोर्टफोलियो यहाँ पे बहुत अच्छा है, इनसे भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। राइट, ये इन्होंने 6-7 महीने पहले मेरे ख्याल से बनाया था। राइट, बंकिम भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया है, ये भी गाइडेंस यहाँ से भी जरूर मिलेगा। और मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सेक्टर वाइज भी अच्छा क्लासिफिकेशन किया है कि टॉप प्रायोरिटी, तो मेरा 80% पैसा तो टॉप में ही लग जाना चाहिए, जो सेक्टर पे मुझे ज्यादा भरोसा है, बराबर ना। अब
अब कभी कभी होगा कि जो सेक्टर में भरोसा है वहां कंपनी नहीं मिलेगी आपको कोई भी। जैसे आप कुछ भी बोलो कि गेमिंग इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग है, पर कंपनी भी तो होनी चाहिए गेमिंग में, किधर डालेंगे पैसा, बराबर ना। तो आपको पता है गेमिंग ग्रोइंग है पर नहीं डाल सकते पैसा, राइट। तो कुछ जगह आपको लगेगा कि ग्रोथ है पर वो आपको परमिट नहीं करेगी, कोई अच्छी कंपनी मिलेगी नहीं। जैसे अदर टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर जो है इंडिया में, या आपको कोई भी डेब्ट फ्री कंपनी नहीं मिलेगी, कोई कंपनी कंसिस्टेंट मिलेगी ही नहीं, तो क्या पैसा डालेंगे हम अदर टेलीकॉम में, राइट। तो ऐसे कुछ सेक्टर भी निकल जाएंगे आपकी लिस्ट में से, राइट। ये टेलीकॉम केबल निकल जाएगा, ग्रोथ है पर कंपनियां वो ग्रोथ के काबिल नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं करती है, राइट। हाँ सर, वो क्वालिटी में पैरामीटर में हम डालते हैं ना, तो सर बहुत सारी कंपनी निकल जाती है। हाँ, बराबर। तो ये होगा, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे पुरबाली मैडम जो कि कोलकाता से है, उन्होंने भी काफी बढ़िया, ये भी उन्होंने 6-7 महीने पहले ये डेटा मेरे ख्याल से बनाया था, राइट। और गुड डेटा, मतलब देखो अभी आप मेरा ही डेटा अगर आप 5 साल पहले का भी देखो तो वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, कंपनियां यही रहेगी ना, सेक्टर ही यही रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, राइट। 1-2 कंपनी कुछ फर्क पड़ेगी, हो सकता है इनको कोई कंपनी में भरोसा है जहां पे हम इनसे कन्विंस ना भी होते, इट्स ऑल राइट, बराबर। चिराग भाई, ओके, ये चिराग मेरे ख्याल से प्रशांत भाई अपने चिराग गोहिल का पोर्टफोलियो है। हाँ, बहुत जबरदस्त है सर ये भी। हाँ, चिराग भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो ये चिराग भाई ने 1 साल पहले ये पोर्टफोलियो बनाया था, अब ओवरऑल आप देखो तो देखो बढ़िया इनका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा। कंपनी आप देखो, अभी ये कंपनी में अगर सही में उन्होंने पिछले साल पैसा डाला है तो पैसा तो बढ़ा ही होगा, कोई डाउट ही नहीं, राइट ना। सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर गुड, तो बढ़िया कर रहे हैं चिराग भाई भी, वेरी गुड। यहाँ पे देवाशीष जी, ओके, सो देवाशीष जी अगेन ऑगस्ट बैच के स्टूडेंट है, सो लेट मी चेक। देवाशीष जी आप हो मीटिंग में? या देवाशीष जी आपने कुछ काम किया है पोर्टफोलियो बनाने पे? हाँ सर, थोड़ा सा किया। अच्छा, था ना, इसीलिए थोड़ा डिस्टरबेंस था, इसलिए थोड़ा कुछ किया सर। ओके ओके, क्या सेक्टर पे काम किया या आपने सेक्टर तो कुछ बाइफरगेट किए हुए? हाँ सर, हाँ। ओके, तो आप टॉप के सेक्टर कौन से बताओगे देवाशीष जी? टॉप के सेक्टर तो सर रिटेल सेक्टर सर। वो तो मेन सेक्टर हो गया, पर सब सेक्टर डायरेक्ट? डिपार्टमेंटल स्टोर, आईटी। ओके, आईटी कंसल्टिंग, बराबर। आपने जो लिस्ट बनाया है उसमें सबसे पहले हेल्थ केयर लिखा हुआ है, कोई खास कारण? नहीं सर, वो नहीं है, मैं ऐसे नहीं है, ऐसे ही लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी वैसे है तो सही ना ग्रोइंग? हाँ सर। राइट। आपके अगर मैंने ये सीरियल नंबर वाइज देखूं तो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ऑटो टायर। तो टायर में मेरे ख्याल से प्रशांत जी आप लोगों ने लास्ट वीक ही पूरे पूरा हाँ सर, ऑटो को प्रेजेंट किया, और उसमें सबसे बिल्कुल। ज्यादा ग्रोइंग तो टायर ही थे। टायर है सर, या और वो भी बालकृष्णा वाला। हाँ, Yes. बालकृष्ण, राइट। बायोटेक्नोलॉजी, पैकेज फूड, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, प्राइवेट बैंक, इंटरनेट कैटलॉग, रिटेल, हेल्थ केयर सर्विस और इंटरनेट सॉफ्टवेयर। देखो आपके टॉप 10 सेक्टर ये 10 बढ़िया है, 10। अब अगर ये 10 में ही हमने हमारा पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट भी किया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें ग्रोथ मिल रहा ही हमें बढ़िया, राइट। आपने कंपनियां लिखी है, अरे वाह, आप तो कह रहे हो बहुत थोड़ा बहुत काम किया है, तो बहुत काम किया है आपने तो। थोड़ा सा नीचे। गुड गुड, नहीं अच्छा काम किया है, राइट। तो आईटी में आपने पसंद किया है टीसीएस और एलटीआई, ये 2 कंपनियां, ओके। और मार्जिन, आरओई सारी चीजें डाली हुई है। और ये क्या है आखिरी ओ कॉलम देवाशीष जी? बाइंग रेंज सर। अच्छा, मतलब 2500 से 2000 की रेंज में आएगा तो हम लेंगे। हाँ सर। ओके, और अभी क्या भाव चल रहा है, कोई जगह लिखा है आपने? नहीं सर, तब नहीं लिखा सर। अच्छा अच्छा अच्छा,
ओके, वो सब चार्ट देख के लिखा था सर, तो price range अच्छा का। अच्छा, एक मिनट देखने दो मेरे को, यहाँ पे अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं यहाँ, 3600 के करीब है, 3600 के करीब है अच्छा अच्छा, टीसीएस। ओके, मैं खुद अभी एक एक दो दो करके 1800 के पड़े हुए हैं सर, अभी करेक्ट हो रहा तो हाँ एक्यूमुलेशन चालू कर दिया है। बराबर है, नहीं लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, हम परफेक्ट भाव की वेट करेंगे तो मुश्किल है, बराबर ना? सर वो ट्रेन छूट जाती है सर, मैंने देखा बारीक पिसाई में। हाँ बराबर है, थोड़ा थोड़ा तो लेता ही रहने का, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर है? ये B112 है और मैं यहाँ पे 3584 है, 3584 आज का। 3500, ओके राइट। तो 2500 तो अभी दूर है, पर हमेशा बहुत ही दूर है कैश सर। रिच रहो, पर हाँ इकट्ठा सर, भी करो, हाँ बराबर ना? सर, ये हमने हाँ सर, कहिए कहिए आईटी दिवाशी, सेक्टर, हाँ सर, बोल रहे हैं जो आईटी सेक्टर तो सभी सब रैली में चल रहा है, तो करेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए बराबर। वो देखो करेक्ट तो हो ही रहा है, लेकिन कम करेक्ट हो रहा है, हाँ है ना? देखो अभी डॉलर के सामने रुपया भी डेप्रिशिएट हुआ है, तो सीधी बात है जब रुपया डेप्रिशिएट हुआ है तो ये सब कंपनियों को वो भी लाभ होगा, क्योंकि उनको तो डॉलर में रुपए आने वाले हैं, बराबर ना? तो ये एक एडिशनल बेनिफिट उनको मिलेगा, जिसकी वजह से आपने देखा हो तो रुपया और डॉलर रुपए के सामने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के करीब आ चुका है, हाँ राइट ना? तो ये बेनिफिट है, और फिर भी कुछ करेक्शन है, थोड़े बहुत तो ऐड करने ही चाहिए हमें। टीसीएस, एलटीआई दोनों बढ़िया अपनी कंपनी सिलेक्ट करके रखी है। हाँ फिर सर, आईटी सॉफ्टवेयर हाँ सर, है ना, इसमें टाटा ELX, हाँ ओके, ये भी वंडरफुल सिलेक्शन। बहुत ही रैली में चल रहा है सर। अच्छा, ये भी रैली में बिल्कुल करेक्ट हाँ नहीं सर, हुआ? नहीं नहीं सर, करने नहीं तो हुआ नहीं, वो सर। तो अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं है अभी, क्योंकि क्या देखने सर का अभी। आया था मंथली, पिछले महीने आया था मंथली लो के करीब, पर वहां से रिटर्न मार गया सर। अच्छा, तो बाजार करेक्शन मोड में, पर उसको बिल्कुल करेक्ट नहीं होना हाँ, है ना? देखो ये जो मैं डॉलर आपको बता रहा था, आज ही डॉलर रुपया थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, नहीं तो आप देखो तो ये लाइफ टाइम हाई के करीब आया हुआ है, बराबर ना? एक मिनट, चलो चेक कर लेता हूं मैं। टाटा ELX है, क्योंकि काफी टाइम से मैंने भी इसका चार्ट देखा नहीं है वैसे। फिलहाल तो 50 मेमा का जो अपना कॉन्सेप्ट है, उसमें स्पेशलिटी केमिकल, ऑटो इंडस्ट्री अच्छा, और थोड़ा फार्मा, ये तीन अपने को काफी एक्यूमुलेशन का चांस दे रहा है। बराबर है, ये तीनों सेक्टर ज्यादा करेक्ट हुए, राइट, सही बात है आप, राइट। और टाटा इलेक्सी भी देखो करेक्शन में तो है ना, करेक्शन मोड में आ चुका है, मंथली लो ये बार इसने लगाया है, तो एक बड़ा सा ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है इस महीने, लास्ट मंथ, राइट। तो करेक्शन में है जरूर, मतलब SIP वालों को एक्टिव रहना चाहिए, बराबर ना? पर ऐसा नहीं है कि हम बड़ी क्वांटिटी इधर खरीद सकते हैं, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए तो थोड़ा करेक्शन में आने देना पड़ेगा, राइट। इंटरनेट सॉफ्टवेयर में आपने LTTS सिलेक्ट किया है, जो अगेन बहुत बढ़िया और जबरदस्त कंपनी है। रूट मोबाइल, हाँ LT टेक्नोलॉजी भी करेक्शन में नहीं है, वो भी रैली नहीं है, चल रहा नहीं, सही बात है। है। मेरे को ही लेने हैं पोर्टफोलियो में कुछ PMS अकाउंट जो नए आए हुए, लेकिन क्या करें अभी इतना मौका LTTS में नहीं मिला है, राइट। तो हम भी थोड़ा देख रहे हैं। ठीक सर। रूट मोबाइल मेरे ख्याल से ये करेक्शन में जरूर है। करेक्ट हुआ है, है करेक्ट ना हुआ सर? है, या हाँ देखो, अच्छा करेक्ट हुआ है, तो ये तो हमें बढ़िया मौका मिल रहा है यहाँ पे लेने का, राइट। तो रूट मोबाइल में अगर हमारा टारगेट है, देखो यही हमने लिखा था, बाय इन द रेंज ऑफ 1800 to 1400, और कम से कम 1800 की रेंज में आ गया, तो शुरुआत जरूर बढ़िया कर लेनी चाहिए यहाँ पे, राइट। और रूट मोबाइल पे देवाशीष जी ने क्या लिखा है, देखो देवाशीष जी का तो लगता है आपका तो क्राइटेरिया काफी स्ट्रॉन्ग है, 1400, तो 1400 आने के लिए तो इसको बहुत टूटना पड़ेगा। क्योंकि सर ये सब स्टॉक मेरा हाई, लेकिन सब बहुत थोड़ा नीचे में है सर, इसलिए बराबर, मैंने बहुत ही नीचे में लिया था सब। राइट, नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया सर ये रखो। सब जितना आपका जो जितना स्टॉक आप बोले थे, राइट, 50 स्टॉक सब कुछ ही मेरा पास है, लेकिन सब बराबर,
थोड़ा सा क्वांटिटी है, लेकिन रेट भी जब मार्च महीने में जब कोविड आया था उसी टाइम मैं सब डिपॉजिट किया था, 8 लाख रुपया उसी टाइम डिपॉजिट किया था, इसीलिए स्टॉक ही थोड़ा सा क्वांटिटी है और थोड़ा नीचे ही है, इसलिए बाइंग रेट बहुत ही नीचे है सर। राइट, बाइंग रेट से बहुत ऊपर चला गया सर। बराबर, कोई बात नहीं, अभी मौके जब भी ऐसे करेक्शन मोड के मिले उस समय पे थोड़े और इकट्ठे कर लेने, बराबर। पर प्रोवाइडेड आपका वेटेज उतना रहना चाहिए, मतलब आपका वेटेज ऐसा ना हो जाए कि रूट मोबाइल टीसीएस से ज्यादा हो जाए पोर्टफोलियो में, उसका तो ध्यान रखना ही है। टीसीएस 5% और ये 2%, बराबर। क्योंकि सर मेरा पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है, आपका जितना बोला है सब स्टॉक में ले लिया, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा है। राइट, कोई बात नहीं, अभी आने वाले समय में धीमे धीमे करके क्वांटिटी थोड़ा करके बढ़ाता रहने का। अच्छा सर, ना इतना तो स्टॉक हो गया सर, स्टॉक क्या कौन सी कहाँ पड़ेगा मेरे को? हाँ नहीं, रिपीट, क्या बोले आप? बोले सर पोर्टफोलियो में 50 के ऊपर ही स्टॉक है, बराबर। तो पोर्टफोलियो का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा और स्टॉक देखो कितने स्टॉक है उससे बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं। अच्छा सर, कई लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत कम स्टॉक होते हैं पर प्रॉफिट ही नहीं कर रहे होते, तो भी कोई काम का नहीं है। स्टॉक ज्यादा है कम है उससे बेहतर चीज ये है कि अगर आप अपना टोटल करो तो वो पॉजिटिव रहना चाहिए, ईपीएस अच्छा होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। मतलब 50 कंपनी को मिला के देखो तो ओवरऑल ग्रोथ उसका आपको डबल डिजिट में मिलना चाहिए, राइट। अगर वो मिल रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भले 50 से क्या फर्क पड़ता है, राइट। पर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अभी ज्यादा कंपनी है तो सबके फेयर वैल्यू रखने पड़ेंगे आपको, राइट ना। तो 25 कंपनी हो तो वो ज्यादा अच्छी बात है। थोड़ा जैसे अभी मैंने बंकिम भाई का पोर्टफोलियो देखा, उसमें बहुत ज्यादा कंपनी थी, जैसे बैंक में एचडीएफसी, कोटक, एयू, 3 अलग अलग बैंक, एसबीआई चौथी बैंक, तो वो फाइनेंस सेक्टर में कितनी सारी कंपनियां हो जाएगी। तो उसके बदले एक आधी कंपनी रखे, प्राइवेट की एक कंपनी, गवर्नमेंट की एक कंपनी, हो गया काम। अच्छा सर, राइट। जैसे आईटी में खाली एक कंपनी रखो, यहाँ पे आपने 2 कंपनी रखी हुई है, एक रखो, काम हो गया आपका। जरूर नहीं है 2 कंपनी रखो तो आपकी कंपनियां कम हो जाएगी। अच्छा, राइट, क्योंकि देखो कल अभी आपने देखा होगा कि आईटी परफॉर्म करने लगा तो एलटीआई भी परफॉर्म करने लगा, टीसीएस भी परफॉर्म करने लगा। जब आईटी गिर रहा था तो दोनों गिर रहे थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब कंपनी साथ में चलने वाली, तो क्यों बहुत सी कंपनी कर देने की, एक आधी कंपनी ठीक है हर सेक्टर में से। अच्छा, राइट। बाकी कंपनियां यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऑल आर वेरी गुड कंपनीज, राइट। प्रशांत जी क्या कहते हो? बहुत बढ़िया सिलेक्शन है सर, जो भी कंपनियां देखे अगर हम यहाँ पे इनकी पोर्टफोलियो की, है ना। और सर ये थोड़ा सा स्टार रेटिंग दे देंगे तो और कुछ फिल्टर हो सकता है सर, अलोकेशन वाइज भी। राइट, मतलब वो वेटेज में उनको काम लगेगा, है ना, स्टार रेटिंग राइट देंगे। सर, राइट सर, ठीक सर, राइट, समझे ना देवाशीष जी? ठीक सर। जो कंपनी हर एक जगह पे अव्वल आती है, उत्तीर्ण है, उसको ज्यादा वेटेज दो, उसको स्टार ज्यादा दो, और जहां पे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम नजर आ रहे उसके स्टार घटा दो, ताकि आप उसको प्रॉपर वेटेज सेग्रीगेट कर पाओ, बराबर है। तो यहाँ पे राजेंद्र भाई ने हैंड रेस किया हुआ है, यस राजेंद्र जी कहिए। एक्चुअली वो आई थिंक उसी टाइम अभी आई फॉरगॉट व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क हिम। I'll ओके, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू वेरी मच देवाशीष जी। ये भावना मैडम का पोर्टफोलियो है। सो भावना मैडम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भावना पराशरे फ्रॉम जयपुर, देखो कितना बढ़िया उन्होंने सब सेक्टर सिलेक्शन किया हुआ है, राइट। ये पोर्टफोलियो भी उन्होंने 6-7 महीने पहले बनाया हुआ है, शी इज फ्रॉम प्रीवियस बैच, सो गुड सिलेक्शन। मेहुल भाई, ओके, काम अधूरा है मेहुल भाई यहाँ पे। अरुण जी,
गुड सेक्टर क्रिएशन कंपनीज। ओके, देखो ज्यादातर आप देखोगे तो जितने भी पोर्टफोलियो आप लोग अलग अलग चेक करो, ज्यादातर कंपनी सिमिलर होती है। तो आपको लगता है कि क्यों कुछ कंपनियां टूटती नहीं है, नीचे आती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो भी वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, अगर उन सबका इन कंपनियों पे ध्यान है तो वो टूटेगा कितना, लिमिटेड टूटती है वो कंपनियां, राइट। तो मेरे ख्याल से इट वाज अ गुड सेशन, और ये अगर आप करोगे तो किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। हालांकि 7 दिन आपको जो मिले वो 7 दिन सफिशिएंट नहीं होते। अगर मुझे 7 दिन में कोई कहता तो मैं नहीं बना पाता, थोड़ा समय चाहिए, राइट। आने वाले समय में थोड़ा पोर्टफोलियो बनाने में, प्रॉपर सेक्टर सिलेक्शन में, कंपनी सिलेक्शन में थोड़ा समय दीजिएगा तो आपका एक बढ़िया पोर्टफोलियो होगा, और ये पोर्टफोलियो आपको बरसों तक एक कंसिस्टेंट इनकम दोस्तों देता जाएगा, बराबर है। यू विल नेवर नीड एनी म्यूचुअल फंड, यू विल नेवर नीड एनी एडवाइस, कोई टिप की जरूरत दोस्तों आप लोगों को नहीं पड़नी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो हमने आप लोगों के कुछ पोर्टफोलियो चेक किए। इनके अलावा किसी को भी कोई भी चीज पे क्वेरी हो, प्रशांत जी भी हमारे बीच है, मैं आज सोचूंगा कि भाई जो भी क्वेरी आए उनको प्रशांत जी एड्रेस करे, सो यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल टॉक विद प्रशांत जी अबाउट योर क्वेरी। या सो देवाशीष घोष, या देवाशीष जी, तो आपकी जो क्वेरी है ये प्रशांत जी सुनेंगे और प्रशांत जी इसके ऊपर बातचीत करेंगे, राइट। यस प्लीज। नमस्ते। हाँ सर, मेरा 10 साल 12 साल से मेरा SIP चल रहा है म्यूचुअल फंड में। अच्छा, ओके। पर मंथ SIP चल रहा है, तो ये कि अभी बंद कर थोड़ा सा कम करके, तो 12 साल से चल रहा है, 12-13 साल से चल रहा है वो SIP। तो ये क्या करें? हाँ, इसके लिए देवाशीष जी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका पोर्टफोलियो देखिए कि वो कहाँ किस किस कंपनी में कितना वेटेज दे रखा है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाते प्योर फिल्टर है ये, जिसमें ग्रोथ आ गया, क्वालिटी सब कुछ आ गया है, तो वो उसको बीट नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। और आप जो ये इंडिविजुअल स्टडी करके करेंगे तो जैसे पीयूष सर हमेशा बोलते हैं कि हमें आम इन्वेस्टर से 3% स्मार्ट होना है, जो कि आगे चलकर कंपाउंडिंग में बहुत मदद करता है। जस्ट आफ्टर 15-20 इयर्स आपका पोर्टफोलियो डबल से डबल होते जाता है। और आपको इन्हीं सेक्टर पे और जो हमने कंपनियां सिलेक्ट करी है वहीं फोकस करना है। और एक रिक्वेस्ट सर मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसको जरूर अपडेट करिएगा, उससे हमें ट्रेंड मालूम पड़ता है कि कहाँ हमें वेटेज बढ़ाना है, कहाँ घटाना है। एम आई राइट पीयूष सर? यस प्रशांत जी, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है। तो इन चीजों पे ध्यान रखेंगे तो नो डाउट आप म्यूचुअल फंड बंद कर सकते हैं और इधर फोकस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। और बिल्कुल सही प्रशांत जी ने बताया, देखो मैंने 2007 से पूरा निवेश प्योर इक्विटी में किया है। मैं 2000 से लेके 2007 तक इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में निवेश करता था। और एक बार मैंने डिसीजन लिया, वो मुश्किल था, उस समय भी मेरा काफी इन्वेस्टमेंट MF में था, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। और मैंने देखा कि भाई जब टूटता है बाजार तो सब टूट रहा है, शेयर बाजार टूट रहा है, फंड टूट रहे, चल रहा है तो दोनों चल रहा है, तो क्यों ना मैं खुद के लिए इन्वेस्ट करूं। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट। उल्टा मेरे को सीखने को बहुत सी चीजें मिली जब मैंने अपने आप को एक्सपोज किया, अपने आप इन्वेस्ट करना चालू किया, राइट। एंड एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे कभी भी लगता नहीं है कि कोई भी थर्ड पार्टी द्वारा निवेश करने की जरूरत पड़नी चाहिए। जब आप खुद कर सकते हो, इट्स गुड, राइट। या Yeah, I think I have the same question in the similar line. Like suppose like we have mutual fund portfolio also, and it is like being SIP since long. So suppose what is the best time to switch from
that mutual fund to equity. I'm also looking for that, like to switch from mutual fund to equity. When we should do, like when markets are falling or when markets are like in a really mood, or when, like, or any time. हेलो, Yes. क्या प्रशांत जी? क्या नाम बताया आपने सर? मेरा नाम राजन है। ओके ओके राजन भाई, एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये किसी भी इन्वेस्टर को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पर्टिकुलरली जैसे हम लोग अब नए नए इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली एकदम भरोसा भी नहीं होता है, राइट? पर इसके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी देवाशीष जी को भी बोला है कि जिस स्कीम में आपका पैसा जा रहा है वहां की कंपनियां देखो कि वो कंपनियां वाकई में जो हमारी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर खरी उतरती है कि नहीं। क्योंकि मैं इसके बारे में अपना ही अनुभव देता हूं कि मैंने किसी स्कीम में किया था और एक जमाने में जैसे हम लोग कैसेट खरीदने जाते थे, 2 गाने अच्छे रहते थे पर पूरी कैसेट ले आते थे हम लोग। तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में आप ऐसा ही देखोगे। और यहाँ तो हम लोग खुद इन्वेस्ट करके पूरा डाटा साइंस स्टडी करके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ हमें ज्यादा रिटर्न तो मिलना ही है म्यूचुअल फंड के मुकाबले में। फिर म्यूचुअल फंड वाले क्या अपना खुद का सर्विस चार्ज भी लेते हैं, राइट, तो उन लोगों NAV के में जिनको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं रहता है। राइट राइट। So yeah, तो that मेरे is हिसाब true, से and आपको that is ये why जवाब मिल गया होगा। Yes, yes. लेकिन I'm just looking for the answer where when exactly we should switch that, like during the rally mode or during the falling mode. राजेंद्र भाई, टुडे इटसेल्फ। Today it's okay, then yeah, then it is fine. मैंने जिस दिन डिसीजन लिया कि कल से पूरी छलांग लगानी है इक्विटी में, ये डिसीजन मेरा कब था? 2007। तो वो नेक्स्ट डे से फिर मैं पूरा इक्विटी में, और तब से लेके अब तक अच्छी खासी एसआईपी इकट्ठी हो गई। पर वो एसआईपी किधर हुई? इक्विटी। तो अब तो मेरा एकदम माइंड क्लियर था, चलो मेरे को 1000 वोल्टास इकट्ठे करने हैं, 1000 जुबिलेंट फूड इकट्ठे करने हैं, ना अल्ट्राटेक इकट्ठे करने, लिस्ट तो अपना रेडी था। राइट। इतना समय मिलेगा तो कितने बढ़िया बढ़िया कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी और वो लॉट में होगी। राइट। तो एकदम क्लियर माइंड रखो, बराबर ना? ये जो म्यूचुअल फंड है वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये रिटर्न देने वाला किसमें से है? ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में से रिटर्न देने वाला है। गलत है कि सही है? राइट। अगर इक्विटी परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। तो इक्विटी परफॉर्म करेगा तो परफॉर्मेंस आएगा, इक्विटी नहीं करेगा तो नहीं आएगा। तो फिर मैं क्यों ना डायरेक्ट सीधे सीधा इक्विटी में इन्वेस्ट करूं? राइट। और यहाँ पे अगर मैं निवेश करता हूं, सेम वही है जो ये लोग म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, बराबर? तो मेरे को 2 प्रश्न लोग करते हैं। एक तो पहली चीज कि मेरे पास जेपी एसोसिएट है, मेरे को पता है अच्छा नहीं है, पर मैं कब बेचूं? वही प्रश्न भी आपका म्यूचुअल फंड का था। अब भी बेच देना चाहिए जेपी एसोसिएट, क्योंकि कितनों को मैंने 10 साल पहले बताया था, उन्होंने उस समय भी सेल नहीं किए। 5 साल पहले बात हुई, नहीं किए, बोले वो हमारी उंगली नहीं चल पा रही है, वो लॉस में नहीं बिक रहा है। कोई बात नहीं, मत बेचो फिर। लेकिन देखो 10 साल हो गए, आज वो सब घटिया कंपनियों को उन्होंने अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। कितना बड़ा नुकसान हुआ, ना डिविडेंड मिला, ना कोई ग्रोथ आया। तो जिस दिन भी आपको लगे कि मुझे चेंज होना है, मुझे ये कंपनी बेच के अच्छे में जाना है, तो उसी दिन उसको निकालो और अच्छी कंपनी में आ जाओ, बराबर ना? क्योंकि जब तक आपका वो जेपी डबल होगा तब तक एचडीएफसी बैंक इधर चली गई होगी। राइट। बराबर ना? इट्स ऑल राइट। शांति से आप डिसीजन ले सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन मेरा को अगर कोई एक्शन लेनी हो तो मैं उसको तुरंत ले लूंगा। राइट। ओके, दैट हेल्प्स। दैट हेल्प्स। सर एक बात है देवाशीष सर। हाँ जी, कहिए। मेरा जितना इतना साल से 10-12 साल से स्टॉक मैंने म्यूचुअल फंड में से ऐसे हुआ जमा हुआ है,
वो क्या अभी हाँ। ना अभी रखने दे, जबरदस्ती के SIP बंद कर देते हैं। राइट। लेकिन जो जितना 10-12 साल से जितना मेरा इसे टोटल कैपिटल मिला है वो अभी रिडम्पशन कर दी सर, मैं वो भी रख दे सर। कर सकते, मैंने यही किया था। अच्छा वो जो फंड आया उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग शेयर्स में। अच्छा सर। और फिर उसमें फिर वो ट्रेडिंग नहीं सोचने का कि थोड़ा नीचे आएगा तब लूंगा, बराबर ना, एकदम सर। प्योर। मेरे को खाली हाँ। MF से पैसे को इक्विटी में ट्रांसफर करना है, तो मैं कोई स्पेकुलेटिव मूव नहीं लूंगा। मैं इमीडिएटली यहाँ पे सेल किया, जो फंड आया उसको मैंने अलग अलग कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। और फिर उसी फंड को मैं आगे बढ़ाता चला गया। अभी सर रिडम्पशन करने के बाद मार्केट इधर से ही आपके ऊपर अप ट्रेंड ले ले तो अब क्या करें सर? नहीं समझा, क्या बताया आपने? मेरा म्यूचुअल फंड का सब इसे म्यूचुअल फंड रिडम्पशन कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद मार्केट अभी से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएंगे तो अच्छा है ना, इसमें क्या बुरा है? रैली चला जाएगा तो कितना रैली जाएगा? शेयर भी जाएंगे क्या सर, वो आप जैसे ही आप इधर शिफ्ट करोगे तो डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो इधर बढ़ना ही है ना फिर। और 3 दिन में तो 20,000 आने जाएगा। अच्छा क्या होगा 3 दिन में? वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बराबर है। ये सब नहीं सोचने का, लॉन्ग टर्म का सोचने का देबाशिष जी, कि एक बार ट्रांसफर हो गया फिर तो आपका ही है ना मान। अच्छा राइट। 3 दिन में तो कोई बड़ा चेंज ऐसा आने वाला नहीं है कि अचानक बाजार चल गया या अचानक टूट गया। पर कभी भी बाजार स्टेगनेंट नहीं होता है, या तो गिरेगा या चलेगा, राइट। पर हम लोग ये कोई छोटे मोटे मूव के लिए थोड़ी ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक सर, बराबर ना। ठीक, ओके सर, थैंक यू। यस बंकिम भाई, आपका भी कोई क्वेरी है? जी सर, कहिए। एक आपसे मुझे प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए सर, कि मेरा कोई रेगुलर सर्विस इनकम अभी नहीं है, जैसे सैलरी या कोई बिजनेस का, लेकिन मैं एट एज ऑफ 50 मैं एक हैंडसम अमाउंट लेके इंडस्ट्री से निकल गया हूँ, फ्री हूँ अभी फिलहाल। टाइम मेरे पास टाइम है और मेरे पास कोई एक्टिव जॉब नहीं है, तो मुझे कुछ अमाउंट जो है वो पार्क करनी है। ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर लमसम एक साथ में समझो कि 50 लाख या 1 करोड़ रुपया डाल दूं, उसकी जगह पे यदि जैसे आपने बताया कि हर फॉल पे अपने को बाई करना है, तो मुझे पार्क करना है पैसा, तो डेट फंड में पार्क करना चाहिए, या फिर जैसे कि कोल इंडिया है, IOC है, REC है, PFC है, ऐसी डिविडेंड अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, उसमें पार्क करना चाहिए? एब्सोल्युटली डेट फंड में ही करना चाहिए। अच्छा, बराबर ना, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी में पार्क करके कोई काम नहीं है। वो तो डिविडेंड दे रही है, कल नीचे भी आ गई तो क्या करेंगे? खाली डिविडेंड दे रही है, पर भाव नीचे आए तो वो रिस्क नहीं लेने का कभी भी। ओके, राइट। पहले सबसे पहले हम लोग जैसे क्या करते, किसी के भी पैसे हमारे पास आए, फॉर एग्जाम्पल आज 5 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, हम वो सीधे सीधा उसको डेप्ट में ही डाल देते, तब दिमाग नहीं लगाएंगे क्या करें, एक बार डेप्ट में डाल देते, और फिर जैसे जैसे मौके मिलते जाए ये पैसे को हम लोग इक्विटी में ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं। बराबर ना। अब हमको पता है कि जैसे आज हमारा 100 रुपया इक्विटी में है, क्या इसके अलावा और कोई अच्छी पार्किंग की जगह है मेरे पास? मुझे कहाँ पे यील्ड अच्छी मिलेगी? अगर इससे अच्छी कोई जगह है तो फिर मैं वहां डाल सकता हूँ, बराबर ना। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड में लमसम रोकते हैं तो वो पूरा मार्केट के अंदर ही डाल देते हैं, वो डेट फंड में ज्यादातर नहीं डालते, मार्केट टूटा तो वो पैसा भी टूटा, बराबर है। लेकिन आपका सिस्टम अच्छा है कि आप डेट फंड में पार्क करके उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं। वो कर सकते हो, बराबर ना। सर इसके अंदर एक एनपीएस ऑप्शन नहीं है? एनपीएस में आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि इक्विटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो डेट फंड ही हो गए ना। हाँ, मतलब आपके पास चॉइस है कि आपको अगर 20% इक्विटी अंदर बाकी के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी केस में डालना है तो वो सब नहीं करने का। पर राजेंद्र भाई, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि
पूरा पैसा आपका वो लोग वहां पे, वो आप पेंशन के लिए इकट्ठा कर रहे हो तो पूरा पैसा वो लोग इक्विटी में नहीं डाल सकते। उनको ये नहीं पता है कि राजेंद्र भाई ने दूसरी एफडी ली हुई है कि नहीं ली हुई है। समझे? देखो, पहली बात तो अब तक पेंशन में कभी भी इक्विटी को अलाउ नहीं किया जाता था। पेंशन फंड हमेशा डेप फंड में ही होते थे। अभी नया नया एनपीएस में गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि चलो इक्विटी का भी एक्सपोजर मिले, तो वो 100% नहीं दे सकते ना। राइट। तो ये एक खाली स्ट्रेटेजी है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो हम इस्तेमाल करें। राइट। आपके पास अगर ऑलरेडी डेप फंड है तो फिर अब जो बचा है पैसा वो सिर्फ पूरा आपको इक्विटी में करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप उसमें भी अगर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कुछ यहाँ वहां करेंगे तो फिर वो पूरा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। बराबर ना? या ओके, सो वी आर टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ दिस मीटिंग, राइट प्रशांत जी? यस सर। या तो कोई आखिरी बात, आखिरी टिप देना चाहोगे ऑगस्ट स्टूडेंट को? फिर तो क्या है, ऑगस्ट स्टूडेंट आपके साथ ही आने वाले हैं आपकी क्रिएटिव नो बैच में। डाउट सर। बस उनको यही कि जो है, आज ये मत समझना कि ये कोर्स खत्म हो गया, आज से आप लोगों की शुरुआत है। आज से आप ये सभी लोग सर इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। जैसे कि आपने तो मुझे करवा ही दिया है सर, मैं भी साल 1.5 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थिति में था, पर अपना अनुभव होते होते डेफिनेटली जो है रिसर्च करते करते अब करीब करीब कैपेबल हो गया हूँ कि अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ रखना है। जैसे हम रेगुलर, मैं तो अभी भी रिजल्ट अपडेट करता रहता हूँ जो भी मेरी कंपनियां पोर्टफोलियो में हैं, फिर कहाँ पर हमें वेटेज कम करना है, घटाना है, बढ़ाना है, वो सब एक्सरसाइज चलती रहती है। तो रिजल्ट एनालिसिस इज मस्ट, मैं यही कहना चाहूंगा सबसे। बराबर है, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो ये टूट रहा है तो भी चिंता नहीं है, क्यों टूट रहा है आपको कारण पता है, और कुछ चल रहा होता है तो भी चिंता नहीं है, पता रहता है क्यों चल रहा है। बराबर। और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अब जैसे मान लो ये हमारा जो होमवर्क रहता है इसमें हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि 2 महीने बाद हम छूने जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। सही बात है। ये मैं भी फेस कर रहा हूँ सर। हाँ, तो इसके लिए क्या है कि रेगुलर आप भले 15-20 मिनट दो, पर चार्ट देखो जो है, रिजल्ट अपडेट में आपको बहुत मौका मिलेगा, फार्मूले याद रहेंगे, ग्रोथ निकालना है कैसे, ग्रोथ में है, डी ग्रोथ में है, डेप कैसा क्या है, एनपीए कैसा क्या है, ये सब नॉलेज होते रहता है। बराबर है, मतलब लर्निंग मोड पे रहो। बराबर ना प्रशांत बिल्कुल जी? बिल्कुल। It should be in blood actually. It's at least it should be in blood, so you don't need to remember anything. Yeah. तो उसके लिए एक कोड है कि when you start thinking, then you will come into the action, and when you come into the action every day, then it will be as part of your life. So that is like a repeated thought. Correct. Become an action. Repeated action become an part of the life. So right. क्योंकि सर जी हम लोगों का ये सब हार्ड अर्न मनी है सर, और इसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर जगह जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट, जिसका कि हमें प्रॉपर रिटर्न मिले। तो एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी इसके लिए। इसके लिए तैयार है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट फिर सबको। और जो भी सर एक्सरसाइज कराते हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेट करिए डेफिनेटली। यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है, पर जब एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिकल मैदान में उतरते हैं तब अलग ही आनंद आता है। बिल्कुल। राइट। हम पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे तैयार हैं, क्योंकि जो हमारे प्रेजेंटेशन ठीक है 15-20 मिनट का रहता है, पर उसके लिए हम मेहनत जो है 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं कंपनी को प्रिपेयर करने के लिए। सही बात है, आई एग्री। डेटा माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट है। Yeah, it's a time. We need to invest time also. That is sure. पर धीमे धीमे क्या हो जाता है राजेंद्र भाई, फिर आप टाइम भी स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो, मतलब कम समय में आपकी हाई प्रोडक्टिविटी रहती है। राइट। नहीं तो शुरुआत में क्या होता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है यू बिकम स्मार्टर। कम समय, प्रोडक्टिविटी आपकी हमेशा हाई रहेगी। बराबर। राइट। चलो इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे, और नेक्स्ट वीक हम सबका लास्ट वीक है, राइट?
तो नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से कुछ लर्निंग करेंगे, तो कल ही आपका जो लास्ट वीक है उसका अपडेट हो जाएगा, राइट। और लास्ट अगले मंगलवार को, सॉरी मंगलवार, बुधवार, हाँ अगले बुधवार को हम लोग जरूर मिलेंगे, एंड दैट वुड बी अवर लास्ट डे ऑफ दिस होल बैच। और ये जो वीक है, ये वीक के लर्निंग भी लेने हैं, तो ये वीक का भी कल ही मैं एपिसोड अपडेट करूंगा, उसको भी भूलिएगा नहीं, राइट। Yes. या सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू धन्यवाद। और एवरीबॉडी। मैं एक चीज और सभी को कि आप और मैं बड़े Yeah. लकी है जो हमें पीयूष सर जैसा टीचर मिला है। एक्सेलेंट, यानी एग्जैक्टली, 100% agree. फंडे हो जाते हैं बिल्कुल, यानी इनके 100%. जैसा गुरु मिलना किस्मत की बात है। सही बात है actually. And I think for me it is like thanks to COVID. उसकी वजह से I am doing the work from home and I can spend some time with him, because otherwise like this time is that in most of the days are like conflicting with office timing and all. But that is it is only possible because of online course and plus COVID. Right, sir. Thank you, Piyush, sir. थैंक यू, थैंक यू, Jai Thank you, sir. Thank you, everybody. थैंक यू प्रशांत जी। Thank Thank you. you, Prashant.